अध्याय 856। मेरी मिस्र की भेड़िया देवी, सांवली त्वचा और सीधे बालों के साथ। कुछ घंटों बाद ताशा विक्टर के शरीर पर लेटी हुई संतुष्ट होकर आहें भर रही थी। अपने अपने समूहों के राजा और रानी के कर्तव्यों के कारण वे लंबे समय तक अनैतिकता में लिप्त नहीं रह सकते थे। इस कारण उनकी लड़ाई को कुछ ही घंटों में समाप्त होना पड़ा, जो कि उनके हालात के बिना कभी नहीं हो पाता। विक्टर एक प्रोजेनिटर ड्रैगन के रूप में और ताशा एक प्रोजेनिटर वुल्फ देवी के रूप में, दोनों के पास इतनी ऊर्जा और सहनशक्ति थी कि वे जब तक आवश्यक हो तब तक इस कार्य में बने रह सकते थे। आखिरकार उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए बनाया गया था। हालांकि वे उतना समय नहीं बिता पाए जितना वे बिताना चाहते थे, लेकिन ताशा को इससे कोई परेशानी नहीं थी। आखिरकार वह युद्ध के बाद होने वाली घटनाओं का वास्तव में आनंद ले रही थी। उसके बालों, कानों और पूंछ को सहलाते हुए वह उसे जो स्नेह दे रहा था, वह सुखद एहसास, यह एहसास कि वह सुरक्षित है, शांति का एहसास। ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार था जब उसे ऐसा महसूस हुआ, एक सुरक्षा की भावना महसूस हुई, जहां उसे किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और वह बस आराम कर सकती थी। अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा होगा, तो मैं पहले ही आत्मसमर्पण कर देती। ताशा ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सोचा। उसने कभी इतना संतुष्ट महसूस नहीं किया था। उसने कभी इतना संतुष्ट महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी इच्छाएं, जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था, इस पल में पूरी हो गई थी। ताशा ने हल्के से कराहते हुए कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका औजार उसके अंदर धड़क रहा है और उसके अंदर से सफेद तरल पदार्थ रिस रहा है। उसे तहस नहस कर दिया गया, उसके हर छेद की तलाश की गई, यहां तक कि उन छेदों की भी तलाश की गई जिन्हें उसने अपने पूर्व पति के साथ पहले कभी नहीं तलाशा था, और उसे इसका हर क्षण अच्छा लगा। उसके साथ कुछ भी दर्दनाक नहीं था, सब कुछ बस आनंद था, और यहां तक कि उसकी भावनाएं भी संतुष्ट थी। वे कहते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के अंतरंग क्रियाकलाप अलग अलग थे। महिलाएं भावनाओं के बारे में ज्यादा थीं, जबकि पुरुष शरीर के बारे में ज्यादा। बेशक यह एक ऐसा कथन था जो अस्तित्व से अस्तित्व में बदल सकता था, लेकिन कुल मिलाकर यह एक सटीक कथन था। ताशा के विक्टर के साथ जो हुआ वह उसके लिए अविस्मरणीय था, क्योंकि न केवल वह और वे सब कुछ खत्म होने के बाद सही साबित हुए। वह अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रात बिता रही थी, लेकिन वह भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट थी। उसे लगा कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। उसे लगा कि वह खुद को उसके हवाले कर सकती है और तुरंत धोखा नहीं खाएगी। उसकी अंतःप्रज्ञा ने उसे ऐसा बताया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वे सही साबित हुए। विक्टर चाहता तो ये सब खत्म होने के बाद वहां से चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह उसके साथ रहा और उसे स्नेह, प्यार और शांति की भावना से भर दिया, जिसके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी पत्नियां इतनी पागल और उसके प्रति अधिकार जताने वाली हैं। ताशा को लगा कि शायद वह भी उनकी तरह बन जाए। आखिरकार वह खोना नहीं चाहती थी जो उसने आज पहली बार अनुभव किया था। मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो, विक्टर ने धीरे से कहा और ताशा को उसके नितंबों से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया। अगर कोई इस दृश्य को पीछे से देखे, तो वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि दोनों अभी भी कैसे जुड़े हुए थे और कितनी मात्रा में सफेद तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। मम्मा, वह खुशी से हल्के से गुनगुना उठी, क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदर और भी गर्म सफेद तरल पदार्थ भर रहे हैं और विक्टर की सांसें उसके प्यारे कानों को सहला रही हैं। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली, अपनी पूंछ को उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर वैसा ही किया, और अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया, जिससे वह प्रभावी रूप से अपनी जगह पर लॉक हो गया। बैठी हुई मुद्रा में विभिन्न प्रजातियों के दो पूर्वज एकजुट रहे। ताशा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह तो बस उसके स्पर्श और अपने अंदर की मादक अनुभूति का आनंद ले रही थी। वह वास्तव में उसके साथ अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि एक बार फिर से शुरू होने के बाद वे रुक नहीं पाएंगे। और यह अस्वीकार्य था। आखिरकार उन्हें कुछ कर्तव्य निभाने थे। क्या मैं इस तरह से गर्भवती नहीं हो जाऊंगी? उसने क्षण भर सोचा। यह उल्लेख करने लायक था कि उन्होंने सुरक्षा का उपयोग नहीं किया और उसके अंदर छोड़े गए बीज की मात्रा संक्षेप में हास्यास्पद थी। ईमानदारी से, अगर वह अब गर्भवती होती तो उसे आश्चर्य नहीं होता। उसे पहले कभी इतने जोश से बोया नहीं गया था जितना उस रात किया गया था,
यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके वर्तमान स्वभाव ने नए जीवन को बनाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। वह वास्तव में एक पूर्वज है, एक ऐसा प्राणी जो नए जीवन का निर्माण करने के लिए बना है। उसने मन ही मन सोचा। उद्धरण चिन्ह ... अब हम क्या हैं? ताशा ने धीरे से पूछा। तुम मेरी हो। अगर तुम इस पर लेबल लगाना चाहती हो, जैसे कि मेरी पत्नी, प्रेमिका या रानी होना, तो यह तुम पर निर्भर है। क्योंकि अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी हो और यह कभी नहीं बदलेगा। ताशा संतुष्ट होकर मुस्कुराई। ईमानदारी से उसका जवाब उसके विचार से बेहतर था। उसने अपने रिश्ते पर कोई लेबल नहीं लगाया। उसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया, जिसकी वह वास्तव में सराहना करती है। बेशक, अधिकार जताने वाला लहजा, जिस तरह से उसने उसे और भी कसकर गले लगाया, और जिस तरह से उसके औजार ने उसके गर्भाशय को छेद दिया, उसके अंदर खुद को स्थापित किया, प्रभावी रूप से उसे फिर से छेद दिया, इस कथन में बहुत मदद की। वह उसकी भावनाओं को हर अर्थ में महसूस कर सकती थी। ताशा ने विक्टर को गले लगाना बंद कर दिया और उसकी आंखों में देखा। उस स्थिति में, मैं तुम्हारी पत्नी और वेयरवुल्फ की रानी बनूंगी। ऐसा ही होगा। ताशा के चेहरे पर एक बड़ी, संतुष्ट मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो विक्टर ने उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन जो उस पर बहुत जच रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ताशा ने उसे जोर से चूमा, जैसे कि वह उनके रिश्ते को आधिकारिक बनाना चाहती हो, और ऐसा होने के तुरंत बाद विक्टर को लगा कि उसकी और उसकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई हैं। उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ताशा एफ्रोडाइट जैसा ही करेगी। वह एफ्रोडाइट जितनी आवेगशील महिला नहीं लगती थी। रुको, इसे मिटा दो। ताशा की नई प्रवृत्ति के साथ, वह निश्चित रूप से आवेगशील महिला बन गई थी। एक आवेगशील महिला। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... लानत है, अब यहाँ भेड़ियों से भरा एक द्वीप दिखाई दिया है। उफ, हर गुजरते दिन के साथ उसकी आत्मा और भी ज्यादा भीड़भाड़ वाली होती जा रही है। रॉक्सेन ने बड़बड़ाते हुए कहा। रॉक्सेन की उपेक्षा करते हुए, विक्टर ने उनके चुंबन को बाधित किया और गंभीरता से पूछा, क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? मैं अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में इतना आश्वस्त नहीं थी, जितना कि अब हूं। उसने गंभीरता से उत्तर दिया, और अगले ही पल उसने उसे फिर से गले लगा लिया। मैं शांति की इस भावना को खोना नहीं चाहती, कुछ ऐसा जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ... बस मेरे भरोसे को धोखा मत देना, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे द्वारा किए गए विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताशा को नहीं पता था कि वह जो कर रही थी वह सही था या नहीं। उसे पहले ही 2 बार धोखा मिल चुका था, एक बार उसके अपने पैथियन ने, दूसरी बार उसके पति ने, जिसने उसे मारने की योजना बनाई थी। अगर उसे फिर से विश्वासघात का सामना करना पड़ा, तो उसे नहीं पता कि क्या करना है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वह इतना प्यार करती थी कि उसने खुद को उसकी आत्मा से बांध लिया। विक्टर ने चौंक कर अपनी आंखें खोली जब उसने ताशा को इतना कमजोर देखा, एक ऐसा पक्ष जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। यहां तक कि जब भी वह पहले उससे मिलने गया था, तब भी वह इतनी कमजोर नहीं थी जितनी अब थी। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली योजनाएं नहीं बनाते या कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उन्हें नुकसान पहुंचे, मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ अपने दांत नहीं घुमाऊंगा। विक्टर जानता था कि उसे कोई आसान जवाब नहीं देना चाहिए। वह जानता था कि उसे अपनी सीमाएं बतानी होंगी ताकि ताशा उसकी पृष्ठभूमि को समझ सके। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वे किसी को भी छूने के लिए माफ नहीं करेंगे, जो कि इस विशिष्ट मामले में उनका उल्टा पैमाना था। उसके परिवार को छुओ और एक बहुत क्रोधित ड्रैगन तुम्हारे पीछे आएगा। बकवास, मैं कभी भी अपने परिवार पर अपनी तलवारें नहीं चलाऊंगा। जब तक कि, बेशक वे मुझ पर अपनी तलवारें नहीं चला देते। विक्टर ने ताशा की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराया। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार, अल्लुकार्ड कबीले का आदर्श वाक्य यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरी सभी पत्नियां इस आदर्श वाक्य पर चलती हैं, और इस नियम को ध्यान में रखते हुए, भले ही वे झगड़ती और बहस करती हों, लेकिन ये संघर्ष कभी भी गंभीर नहीं होते, क्योंकि वे सभी इसे समझती हैं। विक्टर की आंखें जुनून और जुनून से बेजान हो गईं। और अगर कुछ बहुत गंभीर हो भी जाए जिससे आप में से कुछ लोग लड़ने लगें,
तो मैं आपको 5 साल के लिए एक कमरे में बंद कर दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। ईमानदारी से कहूं तो मैं उनकी कुछ पत्नियों को इस सजा के लिए जानबूझकर लड़ते हुए देख सकती थी। ताशा ने मन ही मन सोचा, अब मुझे तुम्हारा अंतिम नाम अपने नाम में शामिल करना अच्छा लगेगा। ताशा ने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने उसे फिर से धीरे से चूमा, एक ऐसा चुंबन जिसका विक्टर ने भी उतनी ही कोमलता से जवाब दिया। शरारती, जिस क्षण से तुमने मेरे साथ संबंध बनाए, तुम्हें पहले से ही मेरा अंतिम नाम पता था। बहुत अधिकारपूर्ण, मुझे ये पसंद है। उसने मजाक में कहा, लेकिन वे दोनों जानते थे कि वह सच कह रही थी। ताशा एक मजबूत मानसिकता वाली मजबूत महिला थी और वह काफी स्वतंत्र थी। लेकिन माया की तरह ही, वह एक ऐसे पुरुष की चाहत रखती थी, एक अल्फा जो उसके जैसा ही अधिकारपूर्ण, मजबूत, चालाक हो। वह ये भी चाहती थी कि यह आदमी दयालु, प्यार करने वाला हो और उसके साथ एक साथी की तरह व्यवहार करे, न कि अधीनस्थ की तरह, भले ही वह अल्फा ही क्यों न हो। क्या ये विरोधाभासी था? बेशक था। ये इच्छाएं इतनी विशिष्ट थीं कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह उन्हें महसूस करती है। जब उसने विक्टर के रूप में अपने आदर्श को क्रिस्टलीकृत होते देखा, तभी उसे इन इच्छाओं का एक हिस्सा समझ में आया, और जब वह उसके साथ सोई, तभी उसे बाकी सब समझ में आया। अंत में, वह बस चाहती थी कि एक शक्तिशाली पुरुष उससे प्रेम करे, वह उसे एक साथी के रूप में पहचाने, तथा उसकी देखभाल करे, जैसे कि वह कोई अनमोल चीज हो, कुछ ऐसा जो काफी सरल है, लेकिन अलौकिक दुनिया में उसे पाना बेहद जटिल है। जब उसने विक्टर के बड़े हाथों को अपनी गांड के दोनों तरफ पकड़ते हुए और ताशा की पूंछ को दबाते हुए महसूस किया, तो अचानक आश्चर्य से वह पूरी तरह से खड़ी हो गई, और उसके अंदरूनी हिस्सों ने उसके लिंग को और भी अधिक दबा दिया। विक्टर को थोड़ी सी सिहरन हुई जब उसने महसूस किया कि इस बार उसके अंदरूनी अंग किस प्रकार प्रतिक्रिया कर रहे थे। यह दूसरी बार था जब उसने किसी अन्य प्रजाति के पूर्वज के साथ सोया था। पहली बार ऐसा तब हुआ जब मेडुसा ने रोबोटा के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया, और मेडुसा की तरह ही, प्रोजेनिटर्स में भी एक कसाव था जो किसी भी व्यक्ति को उनके भीतर से सब कुछ यथाशीघ्र मुक्त करने के लिए मजबूर कर देता था। दरअसल, उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए बनाया गया था। अगर वह कोई साधारण आदमी होता, तो बहुत पहले ही इसमें फंस गया होता। विक्टर को आश्चर्य हुआ कि लिलिथ के साथ यह कैसा होगा। आखिरकार, वह सक्कुबस की रानी और एक पूर्वज भी थी। लेकिन यह विचार क्षणभंगुर था। किसी और के साथ अंतरंग क्रिया करते समय एक महिला के बारे में सोचना उनके लिए अपवित्र था। महिलाओं में यह छठी इंद्रिय होती है जो ये बता देती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो वे नहीं है। फिर से, विक्टर ने अपनी मिस्र की देवी को देखा, जिसकी त्वचा सांवली थी, शरीर सुडौल था और बाल सीधे काले थे। सिर्फ एक बार, कौन जानता है? वह मुस्कुराए। अध्याय 857, मेरी मिस्र की भेड़िया देवी, सांवली त्वचा और सीधे बालों के साथ। 2. ताशा और विक्टर के बीच लड़ाई के 2 घंटे बाद। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो यह वैसा ही हुआ जैसा मैंने उम्मीद की थी, व्लाद ने कहा। ओह, विक्टर ने अपना चेहरा अपने हाथ पर टिका लिया। तुम्हें ऐसी ही किसी चीज की उम्मीद थी। बेशक, आखिरकार, हम सबसे बड़े प्लेबॉय के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा परिणाम सामान्य है, व्लाद ने तिरस्कार से कंधे उचकाए। मुझे प्लेबॉय कहना कितना असभ्य है। मैं किसी भी महिला के साथ नहीं सोता, व्लाद। उनके विपरीत, मैं सभी की जिम्मेदारी लेता हूं, विक्टर ने जवाब दिया। ठीक है, तो आप एक सम्माननीय प्लेबॉय हैं। मुझे लगता है कि यह पहले से बेहतर शब्द है, विक्टर ने हंसते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फिर हमारे समझौते का क्या हुआ? यह अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन मुझसे बात करने के बजाय, आप मेरी पत्नी से बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्लाद ने विक्टर को सहजता से देखा। वोल्फ के सबके जीवन से गायब होने के कुछ ही घंटों बाद वह ताशा को मेरी पत्नी कह रहा था, यह अविश्वसनीय था। जब उसने इस आदमी को प्लेबॉय कहा तो वह मजाक नहीं कर रहा था। यह आदमी वास्तव में सभी पतियों के लिए खतरा था, यही वजह है कि वह अपनी वर्तमान पत्नी को विक्टर को कभी नहीं दिखाएगा। उसके साथ पहले भी बहुत सी व्यभिचार की घटनाएं घट चुकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, विक्टर? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचोगे? विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली।
तथ्य यह है कि ताशा आपकी पत्नी है, इसका मतलब है कि उसके माध्यम से आपका समर पर पूरा नियंत्रण है, और भले ही आप चाहते हैं कि आपकी पत्नियों को स्वायत्तता मिले, लेकिन ये तथ्य नहीं बदलता है। कुछ ही शब्दों में पंक्तियों के बीच की अच्छी समझ पढ़ी जा सकती थी। व्लाद जानता था कि समर में जो कुछ हो रहा था, वह नाइटिंगेल में भी वही हुआ था। इस प्लेबॉय ने नाइटिंगेल के सबसे शक्तिशाली कुलों की सभी महिलाओं को अपने कब्जे में ले लिया था और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक प्रभाव प्राप्त कर लिया था। आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो वह उनका नेता नहीं था, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानता था कि अगर विक्टर अपनी पत्नियों से कुछ मांगेगा तो वे पूरी ताकत से उसकी मांग पूरी करेगी। जब आपने कहा कि हमारा समझौता अपरिवर्तित है, तो ये पूरी तरह झूठ है। अंत में, यह सब एक राजनीतिक शक्ति के खेल में बदल गया। आधिकारिक तौर पर, विक्टर समर की मदद करके कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, वह सिर्फ अपने नए सहयोगी का समर्थन कर रहा था। लेकिन दोनों पक्षों के अंदरूनी घेरे में हर कोई जानता था कि वेयरवुल्फ की रानी और दानव राजा अंतरंग रूप से जुड़े हुए थे। इस प्रकार विक्टर सिर्फ समर की मदद नहीं कर रहा था, वह अपनी पत्नी की ताकत बढ़ाने में भी मदद कर रहा था, जिससे उसकी अपनी प्रभाव और शक्ति भी बढ़ रही थी। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चालाक हूं, व्लाद, विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। यह मैं नहीं था जो गुप्त रूप से वेयरवुल्फ कबीले के नेताओं से बातचीत करने के लिए मिल रहा था। व्लाद ने भौहें उठाई, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि विक्टर को इस बारे में पता था। मुझे लगा कि मैंने अलेक्सियोस को स्थान को अलग करने के लिए कहा था। मुझे मत बताओ कि उसकी शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि वह अलेक्सियोस की क्षमताओं को अनदेखा कर सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने अधीनस्थ की शक्ति को अच्छी तरह से जानता था, वह इस विचार से बहुत हैरान था। विक्टर अंतरिक्ष का देवता भी नहीं था, फिर भी वह अलेक्सियोस की बाधा को देख सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस आदमी की आंखें इतनी खास क्यों थी कि वह ऐसा कुछ कर सकता था। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्लाद ने भ्रमित स्वर में कहा। विक्टर ने नाक भांज सिकोड़ी। ये नाटक बंद करो, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। व्लाद ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी यह क्षमता उसे परेशान करने वाली थी। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके मामलों में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? नए अध्याय N0VALIN को पर प्रकाशित किए गए हैं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इन कबीले के नेताओं का समर में लंबा इतिहास और अच्छा प्रभाव हो सकता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कचरे से भी बदतर है। संभावित हीरा लाइकोस कबीले के पास है, विशेष रूप से माया लाइकोस और उसके उत्परिवर्ती वंश के पास, और निश्चित रूप से वुल्फ क्वीन के पास। बाकी लोग तो बेकार हैं जो कभी भी निम्न स्तरीय युद्ध देवता के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके मानक काफी ऊंचे हैं, विक्टर, व्लाद टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आपको ऐसा लगता है? मैं सोच रहा हूं कि मेरे मानक बहुत कम है। ईमानदारी से कहूं तो, कोई भी प्राणी जो उच्च स्तरीय युद्ध देवता से लड़ने की क्षमता नहीं रखता है, मेरी नजर में अपर्याप्त है, लेकिन मैंने उदारतापूर्वक अपने मानकों को निम्न स्तरीय युद्ध देवता तक कम कर दिया है। व्लाद ने अपनी आंखें घुमाई। इस आदमी के छिपकली मस्तिष्क ने उसकी वास्तविकता को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। समर के सभी भागों में से केवल लाइकोस कबीला और रानी ही मुझे रुचिकर लगते हैं, जबकि बाकी सभी अपर्याप्त हैं या उन्हें विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। विक्टर के शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वह अब तक के सबसे महान युद्ध प्रतिभावान व्यक्ति थे, उनके विचार पागलपन भरे लग सकते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, प्रतिभावान लोगों को अक्सर पागल कहा जाता है। इस निजी राय के बावजूद, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इन अपर्याप्त प्राणियों को नजरअंदाज कर देगा। आखिरकार, समाज सिर्फ कुलीन वर्ग से नहीं बना था। ज्यादातर मामलों में, समाज आम लोगों से बना था, और ये प्राणी ही थे जो समाज को चलाते थे। इस कारण से, उसने सभी को नजरअंदाज नहीं किया। हालांकि, मुख्य कारण यह है कि वह अन्य भेड़ियों में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसके पास पहले से ही राक्षसों से बना एक समाज था जो उसकी किसी भी चीज में मदद कर सकता था। इसलिए अभी, वह केवल उन प्राणियों की तलाश कर रहा था जो उसकी सेना के लिए कुलीन बन सके।
विक्टर ने समर को चारों ओर से देखा और उसे केवल ताशा के सहायक कबीले में ही सबसे अधिक संभावनाएं मिली और समर के कुछ विशिष्ट प्राणी जो बड़े कबीले में विकसित नहीं हुए। ये ऐसी प्रतिभाएं थी जिन्हें उसने ठीक ठाक माना था, ऐसी प्रतिभाएं जो भले ही पोषित की जाएं, निम्न स्तरीय युद्ध देवता की शक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन कुशल होंगी। अगर कोई और समय होता तो वह इन प्रतिभाओं को लेकर उन्हें प्रशिक्षित करता। आखिरकार वह जानता था कि युद्ध में संख्या की शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक थी। अगर वह इन प्रतिभाओं को लेकर उन्हें एक मजबूत कमान संरचना वाली सेना में शामिल कर पाते तो इससे शानदार नतीजे मिलते। लेकिन इन सब के लिए समय और एक अच्छे जनरल की जरूरत होती। दुर्भाग्य से उसके पास केवल एक ही आवश्यकता थी, जो जनरल थे, लेकिन उसके पास समय नहीं था। युद्ध के देवता अरेस द्वारा आशीर्वादित व्यक्ति के रूप में विक्टर मीलों दूर से युद्ध की गंध सूंघ सकता था, खासकर अब हाल ही में आई उस खबर के साथ जिसने उसे अंदर से क्रोधित कर दिया, वह खबर जिसे वह अलौकिक प्राणियों की अगली बैठक में संबोधित करेगा। इसलिए उसे संख्याओं की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही उसके दानवों के साथ संख्याएं थीं। उसे कुलीनों की आवश्यकता थी। सौभाग्य से उसे भेड़ियों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उसकी पत्नी सक्षम थी और वह 2 पीढ़ियों से भी कम समय में समर को प्रतिभावान बना देगी। उसे इस तथ्य पर दृढ़ विश्वास था। मैं आपकी मानसिकता को समझता हूं, लेकिन हमारे समझौते का क्या? जैसा कि मैंने कहा, व्लाद, हमारा समझौता नहीं बदला है। केवल एक चीज बदली है कि अब आप ताशा के साथ बातचीत करेंगे। विक्टर, समझौता ऐसे नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे साथ समझौता करता हूं, तो मुझे तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहिए, ताशा के साथ नहीं। ये सही है, लेकिन वर्तमान में समर में उसके पास मुझसे अधिक अधिकार है। व्लाद ने अपनी आंखें न घुमाने की पूरी कोशिश की। वह आदमी बहुत बेशर्म था। आप अपना वचन नहीं निभा रहे हैं, दानव राजा। विक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव लाने के लिए बस ये शब्द ही काफी थे, क्योंकि माहौल भारी हो गया था और उनके चारों ओर शत्रुतापूर्ण माहौल छा गया था। व्लाद ने अनजाने में ही बहुत ज्यादा निगल लिया और जरूरत पड़ने पर अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया। वर्तमान विक्टर अब वही लड़का नहीं था जिसने उसे अतीत में चुनौती दी थी। वह सचमुच एक राक्षस था। लेकिन व्लाद की अपेक्षा के अनुसार हमला करने या कुछ आक्रामक करने के बजाय उन्होंने कहा, मैंने अपना समझौता नहीं तोड़ा है, व्लाद। तुम्हारे पास तुम्हारे वेयरवुल्फ होंगे। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमसे वादा किया गया था। एक बुरे आदमी के विपरीत, मैंने तुम्हारी पीठ पीछे काम नहीं किया और कई कबीले नेताओं से बात नहीं की। अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि किसने समझौता तोड़ा, व्लाद, तुमने पहले ऐसा किया, लेकिन मैंने अपना समझौता निभाया। व्लाद के पास इसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे क्योंकि अंत में ये सच था। हालांकि समर में कुछ स्वतंत्रता थी, लेकिन दोनों के बीच समझौता केवल वोल्क और ताशा के बीच था। बड़े कुलों और छोटे कुलों के अन्य नेताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यह एक अलिखित सहमति थी कि वे उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन केवल इसलिए कि यह कहा नहीं गया था, इसने व्लाद को ऐसा कार्य करने का अवसर दिया जैसे कि वह समझौते के अनुसार कार्य कर रहा था। दूसरी ओर विक्टर ने समझौते को कायम रखा और केवल एक चीज बदली, वह थी ताशा और वोल्क से संबंधित स्थिति। व्लाद को उम्मीद थी कि वोल्क हार जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी बुरी तरह हार जाएगा कि वह उसके लिए बेकार हो जाएगा। यदि हम कार्ड टेबल पर रखें और पूछें कि इस स्थिति में कौन गलत है, तो सबसे पहले दोषी व्लाद होगा, क्योंकि उसने सबसे पहले समझौता तोड़ा था। ऐसा लगता है कि तुमने पाखंड करना बंद कर दिया है और समझ गए हो कि मेरा क्या मतलब था, विक्टर ने तिरस्कार के साथ कहा। मेरी निष्क्रियता को कमजोरी मत समझो, व्लाद। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। वह कुर्सी से उठकर पीछे मुड़ा। दूसरा कारण यह है कि मैंने इस समझौते के लिए आपसे इसलिए संपर्क नहीं किया क्योंकि मुझे भी आपकी जरूरत है। व्लाद ने भौहें उठाई। एक युद्ध आ रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसमें हर कोई शामिल होगा, चाहे वे किसी दूसरे गुट से हो या नहीं। इस युद्ध में एक कुलीन वर्ग के रूप में द प्रोजेनिटर ऑफ वैम्पायर्स का होना बहुत उपयोगी होगा। सम्राट, व्लाद ने सोचा। तो क्या हुआ अगर व्लाद अपने गुट के लिए कुछ भेड़िए ले आता है? विक्टर के लिए अब ये ज्यादा मायने नहीं रखता था। आखिरकार वेयरवुल्फ की पूर्वज उसके साथ थी, और अगर जरूरत पड़ी तो वह और भी मजबूत वेयरवुल्फ बना सकती थी।
विक्टर को कुलीन वर्ग के लोगों की जरूरत थी, ऐसे पुरुष और महिलाएं जो जानते हो कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे बेकार लोग नहीं जो सिर्फ ऐशो आराम से जीना जानते हो। उसे योद्धा और सैनिक चाहिए थे। वह अपने लिए सबसे अच्छे नमूने चाहता था। यहां तक कि बड़े देवता भी उसकी नजरों से ओझल नहीं थे। व्लाद को अपना बदला लेना था, ऐसा बदला जो सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उसकी प्यारी बेटी ऑफिस के लिए भी था। लेकिन नाइटिंगेल के विश्व वृक्ष ऑफ पॉजिटिविटी सहित बाकी बड़े देवता भी उसके होंगे। ड्रैगन जाग गया था और वह जीतना चाहता था। उसकी विजय यात्रा में कोई भी बच नहीं सकता था। यहां तक कि अगर व्लाद भी अपनी सीमा लांघता तो वह भी बच नहीं सकता था। विक्टर द्वारा व्लाद के काम में हस्तक्षेप न करने के केवल दो कारण थे, एक तो ये कि बूढ़ा व्यक्ति अकेले ही बेहतर काम करता था और दूसरा ये कि ऑफिस अपने दो पिताओं को एक दूसरे को मारते हुए नहीं देखना चाहती थी। जाओ, रानी से बात करो। वह हमारे समझौते के बारे में जानती है और वह सौदे में मेरा हिस्सा पूरा करेगी। विक्टर ने राजनीति करना बंद कर दिया और वही कहा जो उसने व्लाद से शुरू में करने को कहा था, इस बार अधिक विवरण के साथ। व्लाद ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उसे इस बारे में पता है। बेशक वह जानती है, व्लाद। आखिरकार वह मेरी पत्नी है। डॉट डॉट डॉट। इस बातचीत के बाद व्लाद अलेक्सोस के साथ महल की ओर चला गया और रानी के महल में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वेयवुल्फ की एक पंक्ति उसके सामने घुटने टेक रही थी। जब व्लाद की नजर ताशा पर पड़ी तो उसने अपना चेहरा थोड़ा विकृत कर लिया। महिला बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका दबाव, उसकी आंखें, भेड़िए की पूंछ और भेड़िए के कान, उसके चेहरे पर टैटू जो भेड़िए के सिलहूट का प्रतिनिधित्व करते थे और सबसे बढ़कर उसकी जबरदस्त आभा। ताशा फैनरा एक प्रोजेनिटर बन गई थी। व्लाद को यह पता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका चेहरा कैसा होगा। और सबसे बढ़कर उसकी जबरदस्त आभा। ताशा फैनरा एक प्रोजेनिटर बन गई थी। व्लाद को यह पता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे समर के विश्व वृक्ष का बिना शर्त समर्थन भी प्राप्त था। उसके शरीर से निकलने वाली यह जबरदस्त ऊर्जा जिसे वह कहीं भी पहचान सकता था, वही ऊर्जा थी जो समय समय पर विक्टर के शरीर से निकलती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ऊर्जा की गुणवत्ता ज्यादा सकारात्मक थी। उसने मुझे धोखा दिया। व्लाद सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। जब वह इस जगह पर आया था तो उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यह महिला स्पष्ट रूप से एक देव राजा के स्तर की थी। वह कुछ ही घंटों में इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? शक्ति में परिवर्तन पूर्वानुमानित था। आखिरकार ताशा का शरीर ठीक हो गया था और वह अपनी वर्तमान शक्ति के लिए अधिक अभ्यस्त हो गई थी। इन सभी को फेनरीर के आशीर्वाद और ऑरोरा वर्ल्ड ट्री के समर्थन के साथ मिलाएं। विक्टर के साथ संभोग से प्राप्त पोषण को छोड़कर यह समझा जा सकता था कि केवल ऊर्जा के मामले में वह निम्न स्तर के देव राजा के स्तर पर थी। ये युद्ध के मुद्दे को एक तरफ रखते हुए था, ये देखते हुए कि ताशा वास्तव में योद्धा नहीं बल्कि एक हत्यारा था। एक देव राजा के ऊर्जा स्तर तक पहुंचना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जो विक्टर की तरह असामान्य नहीं था। आखिरकार वह कई वर्षों तक एक निम्न स्तरीय देवी रही थी और हाल ही तक उसी अड़चन में रही थी। व्लाद ड्रैकुल टेप्स पिशाचों का पूर्वज और पिशाचों का राजा। अब विक्टर केवल पिशाचों का पूर्वज नहीं रह गया था, व्लाद ने पिशाचों के एकमात्र पूर्वज के रूप में अपनी उपाधि पुनः प्राप्त कर ली। ये रहे आपके वेयरवुल्फ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आश्चर्य है कि आपने इस अनुरोध को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया और पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। यह मेरे पति द्वारा किया गया अनुरोध है। बेशक मैं इसे स्वीकार करूंगी। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह इस स्थिति से काफी परेशान थी। उसे अपने लोगों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना पसंद नहीं था। यदि विक्टर ने उसके साथ अंतरंग बातचीत न की होती तो वह व्लाद की उपस्थिति पर और भी बुरी तरह प्रतिक्रिया करती। हालांकि ये वेयरवुल्फ जो जा रहे थे उसके लिए बेकार थे। हालांकि वह जानती थी कि वह अपने पति के साथ ऐसा करके और अन्य प्राणियों को काटकर उनकी नस्ल को वेयरवुल्फ में बदलने के लिए भविष्य में और अधिक वेयरवुल्फ बना सकती है। यद्यपि वह इस अनुरोध के पीछे के संदर्भ को भी समझती थी, क्योंकि भविष्य में सम्राटों का समूह आने वाला था। व्लाद को 500 वेयरवुल्फ देना अभी भी कष्टप्रद था, भले ही वे देशद्रोही कचरा थे। आखिरकार इन लोगों के पास भी ताशा के लिए अपने उपयोग थे।
उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता था, या वह अपने पति के विचार का उपयोग कर सकती थी और एक आत्मघाती दस्ता बना सकती थी जो उसके राष्ट्र के लिए लड़ेगा। व्लाद के पास मौजूद वेयरवुल्फ का समूह, जो ताशा के आंतरिक घेरे में नहीं था, उन्होंने जो कुछ सुना उसे सुनकर अविश्वास में अपनी आंखें खोल दी। महिला का अभी तलाक हुआ ही था और उसका नया पति भी हो गया था। आखिर ऐसा कब हुआ? व्लाद ने वेयरवुल्व्स को देखा और पाया कि वे बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। उसने ये भी देखा कि जिन कबीलों से उसने बात की थी, उनके कुछ नेता भी लाइन में थे। वास्तव में, मैंने जिन नेताओं से बात की, वे सभी यहाँ हैं। व्लाद ने पंक्तियों के बीच पढ़ा और समझा कि यह विक्टर का संदेश था। उसने नाइटिंगेल में अपनी सारी हरकतें देखी और उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। शक्ति का एक सूक्ष्म प्रदर्शन जो व्लाद पर पूरी तरह से काम करता है। कोई अधिकार नहीं, मेरे बलिष्ठ गधे। इस आदमी का वेयरवुल्व्स पर पूरा नियंत्रण है। इस दृश्य ने विक्टर को अपनी पत्नी और वर्तमान प्रेमिका से कभी न मिलवाने के विचार को और पुष्ट किया। इस समूह का अल्फा कौन है? व्लाद ने पूछा। मैंने इस आदमी को चुना है। ताशा ने एक लंबे, काले रंग के आदमी की ओर इशारा किया। अल्फा के बीच अल्फा के रूप में, ताशा अपने अधिकार के साथ एक नया अल्फा चुन सकती थी, और उस अधिकार के साथ एक बीटा भी अल्फा में बदल सकता था। उन्हें इसके साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह एक तथ्य था कि जो भेड़िए अल्फा के रूप में पैदा हुए थे, वे बीटा के रूप में पैदा हुए भेड़ियों की तुलना में अधिक मजबूत और कुशल थे। जीवन में सब कुछ की तरह ताकत सापेक्ष थी। यदि अल्फा ने अपनी प्रतिभा का प्रशिक्षण और प्रयोग नहीं किया, तो बीटा, जिसने हमेशा कड़ी मेहनत की थी, उन्हें आसानी से हरा देगा। बहुत अच्छा। व्लाद ने अपने अधीनस्थ की ओर देखा। अलेक्सियोस। हाँ, मेरे राजा। जब अलेक्सियोस ने पोर्टल बनाने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं पोर्टल नहीं बना सकता। व्लाद ने ताशा की ओर देखा। वेयरवुल्फ रानी ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पति की खातिर इस घुसपैठ पर अपनी आंखें बंद कर लूंगी, लेकिन अगली बार कोई माफी नहीं होगी। मेरे भेड़ियों से दूर रहो, व्लाद। उसकी आवाज की टोन ने सभी वेयरवुल्फ को, यहां तक कि अल्फास को भी आज्ञाकारिता में अपना सिर नीचे करने पर मजबूर कर दिया। यह एक सहज कार्य था। जब अल्फास का अल्फा बोलता था, तो केवल आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती थी। चिंता मत करो, अगली बार मैं सीधे तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा, व्लाद ने तटस्थता से जवाब दिया। वह ताशा से नहीं बल्कि उस आदमी से डरता या भयभीत था जिसने उसे अपनी पत्नी के रूप में रखा था। स्वीकार्य है। ताशा ने अपनी आवाज में झुंझलाहट के भाव के साथ सिर हिलाया। अब आप जा सकते हैं। ताशा ने हाथ हिलाकर सबको जाने दिया। व्लाद ने अलेक्सियोस की ओर देखा, जबकि वफादार अधीनस्थ ने सिर हिलाया और फिर से कोशिश की। जल्द ही एक बड़ा गेट दिखाई दिया। ताशा का समूह उदासीन भाव से देखता रहा क्योंकि समूह द्वार में प्रवेश कर रहा था और प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ छोटा होता जा रहा था। जब समूह गायब हो गया तो 3 प्राणी ताशा के सामने प्रकट हुए। संतुष्ट? ताशा ने अपनी आवाज में थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ पूछा। सहयोग के लिए धन्यवाद प्रिय। लेकिन सिर्फ ये शब्द ही उस चिड़चिड़ाहट को गायब करने के लिए पर्याप्त थे। वह खुश नहीं थी या कुछ भी नहीं कि उसने उसे धन्यवाद दिया, ठीक है। यह सिर्फ एक नई भावना है। आखिरकार जब वह वोल्फ के लिए कुछ करती थी, तो वह कमीना ऐसे व्यवहार करता था जैसे वह उसकी अधीनस्थ हो। व्यवहार में अंतर स्पष्ट था। उसका पति उसका साथी था, वह व्यक्ति था जो उसे पूर्ण करता था। यहां तक कि जब उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा, तो उसने फैसला उस पर छोड़ दिया। अगर वह स्वीकार नहीं करती, तो वह बस हाँ कह देता। उसने उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह ऐसा करना चाहती थी। वह अपने पति को थोड़ा खुश करना चाहती थी। क्या दूसरी पत्नियां भी ऐसा ही महसूस करती हैं? उसे अपने पेट में एक मीठी सी अनुभूति हुई, और यह उसके गर्भ में उसके बीज नहीं थे। यह अपने पति की मदद करने में संतुष्टि की एक मादक अनुभूति थी। बुरा एहसास नहीं है, ताशा ने सोचा। अध्याय 858, आश्चर्यों से भरा दिन। 7 नरकों में क्या? अब 3 है। एफ्रोडाइट। विक्टर ने बताया। क्या हुआ? तुम समर के पास जाओ और एक नई पत्नी के साथ घर आओ। एफ्रोडाइट दहाड़ उठी, उसकी आंखें गुलाबी रंग की चमक उठी, और उसके पंख खुल गए, जिससे उसकी भावनात्मक स्थिति का पता चला।
हाँ चलो उसे बताओ, मेटिस ने धीमी आवाज में कहा, और चिड़ी हुई मादा ड्रैगन को खुश किया। जीन ने मेटिस की ओर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी खुशी थी। लड़की ने समर में बहुत कुछ सहा होगा, तभी वह इस तरह से प्रतिक्रिया कर रही है। तुम क्या कर रहे थे, स्कैथा, मेटिस? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? अरे, मेटिस ने आश्चर्य से पलकें झपकाई जब महिला ने अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। स्कैथा, जो अपने द्वारा बनाए गए सिंहासन पर बैठी थी, अपने नाखूनों को देखते हुए बोली, मुझे प्यार पाकर बहुत संतुष्टि मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने उदासीनता से जवाब दिया। इन शब्दों से एफ्रोडाइट की सरीसृप पुतलियां और भी अधिक खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं, और उसने मेटिस की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समुद्र में नहा रही थी। वह ये नहीं कह सकी कि वह वहां शांत होने के लिए थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम समुद्र में नहा रहे थे, एफ्रोडाइट ने दोहराया जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। अविश्वसनीय, वह दहाड़ते हुए बोली, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम उसकी बेटी हो। उफ, मेटिस को आश्चर्य हुआ कि यह कर्वबॉल उसके पास कैसे पहुंची। तुम भी, रॉक्सैन, तुम हमेशा उसके साथ हो, तुम्हें उसे नियंत्रित करना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट, मुझे बताओ, क्या तुम एक सर्वनाशकारी जानवर को नियंत्रित कर सकती हो? रॉक्सैन ने पूछा। नहीं, मैं नहीं कर सकती, एफ्रोडाइट ने ईमानदारी से कहा। बिल्कुल, रॉक्सैन ने सिर हिलाया। उफ, एफ्रोडाइट बड़बड़ाया। हमने एक सौदा किया है, विक्टर। तुम्हें पहले हेस्टिया से संभोग करना चाहिए, अन्य देवियों से नहीं। उसे अगली देवी पत्नी बनना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह सचमुच पहली बार है जब मैंने ऐसा सुना है, विक्टर ने भावशून्यता से कहा। उसे याद नहीं था कि उसने एफ्रोडाइट के साथ इस बारे में कोई सौदा किया था। ओह, जब मैं वहां नहीं हूं तो मेरे बारे में सौदेबाजी मत करो। हेस्टिया शर्म और गुस्से की भावना से लाल हो गई। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ऐसा करने की याद नहीं है। हाँ, तुमने ऐसा किया। मेरे मन में, एफ्रोडाइट ने कहा, मैंने सुना है कि तुम भी मुझसे सहमत हो। विक्टर अवाक रह गया। क्या यह महिला गंभीर है? उसने सोचा कि क्या एफ्रोडाइट ड्रैगन में विकसित होने के बाद पूरी तरह से पागल हो गई है। हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हें पहले हेस्टिया से संभोग करना होगा, और तुम्हें अन्य देवियों की तलाश नहीं करनी चाहिए। चुप रहो, एफ्रोडाइट। जुदाई के बारे में बात करना बंद करो। और मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मोर्गाना ने जीन के पास जाकर कहा, वो पूरी तरह से इनकार कर रही है ना? उसने धीमी आवाज में कहा। इस मामले को इस तरह उठाने के लिए आंशिक रूप से एफ्रोडाइट की गलती है। अगर वह नहीं होती, तो हेस्टिया पहले ही हमारी बहनों में से एक बन चुकी होती। जीन ने फुसफुसाते हुए कहा। स्वाभाविकता आवश्यक है, मोर्गाना ने सोचा। सही। तुम दोनों, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। मेरे मुंह में शब्द डालना और मेरे नाम पर काम करना बंद करो। मैंने कौमार्या की शपथ ली है, और मैं अपनी शपथ कभी नहीं तोड़ूंगी। हेस्टिया ने दहाड़ते हुए कहा, अभी भी शर्मिंदा और गुस्से में। वह यहाँ ऐसी बातें क्यों कह रही थी? आर्टेमिस और एथेना ने भी अपने कौमार्य की शपथ ली है। पहली विक्टर के साथ बिस्तर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक है, और दूसरी, खैर, मेडुसा के राक्षसों के साथ अच्छा समय बिता रही है। जीन ने कहा। और उन शब्दों ने मेटिस और हेस्टिया को अलग अलग कारणों से थोड़ा सा नाराज कर दिया। मेटिस, क्योंकि एथेना उसकी बेटी थी, एक ऐसी बेटी जिसके होने की उसे याद नहीं थी, एक ऐसी महिला जिसने विक्टर से संबंधित किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया था और अब वह इसकी कीमत चुका रही थी। हेस्टिया, क्योंकि उसकी तुलना उन दो कमजोर महिलाओं से की गई थी। वह किसी खूबसूरत आदमी के प्यार में नहीं पड़ेगी, ठीक है? वह उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह अपनी दिव्य शपथ का पालन करेगी। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए मेटिस की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया, ये जानने की कोशिश की कि एथेना के प्रति मेटिस की क्या भावनाएं हैं। सौभाग्य से, ऐसा लगता है कि देवी के मन में कोई भावना नहीं थी। पिताजी, ऑफिस और नीरो प्रकट हुए और विक्टर पर कूद पड़े। ओह, अरे, लड़कियों! विक्टर नीचे झुका और दोनों को गले लगाने दिया। जब उन्होंने उसे गले लगाया, तो उसके शरीर ने सहज प्रतिक्रिया की, और उसके पंख ऊपर उठे और उन दोनों को घेर लिया। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। ऑफिस ने किसी बात की परवाह न करते हुए बस सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, मुझे अपने नन्हे स्वर्गदूतों की याद आती है।
मुझे भी आपकी याद आती है पिताजी। और मुझे परी मत कहिए, ये शर्मनाक है। नीरो ने अपने गालों को थोड़ा लाल करते हुए कहा। हम ऑफिस ने किसी बात की परवाह न करते हुए बस सिर हिला दिया। विक्टर ने धीरे से हंसते हुए कहा, दुर्भाग्य से यह ऐसा काम नहीं है जो मैं कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस कृपया मुझे जितना संभव हो सके उतना कम ऐसा कहें। नीरो गहराई से शर्मा गया। मैं इस बारे में सोचूंगा, विक्टर ने जवाब दिया और वह लड़कियों से थोड़ा दूर चला गया। उसने अपने पंखों को अपनी पीठ के पीछे खोलने और सिकोड़ने के लिए नियंत्रित किया। पिताजी, वह थोड़ा परेशान थी कि उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अभी भी उसे गले लगाने में खुश थी, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पिता, दुष्ट पिता, परेशान। यद्यपि ऑफिस की बोली टूटी हुई थी, विक्टर पूरी तरह से समझ गया कि वह क्या कह रही थी। विक्टर ने ऑफिस को देखा, खास तौर पर उसकी आत्मा को, और उसने देखा कि उसकी आत्मा में अद्वितीय आत्मा के निशान थे जो एक प्रोजेनिटर का निर्माण करती थी। चूंकि विक्टर ने ये ड्रैगन फॉर्म हासिल किया था, इसलिए उसने ऑफिस के इस प्रोजेनिटर हिस्से को बड़ा करने का इरादा किया था ताकि वह अधिकारपूर्वक एक पूर्ण प्रोजेनिटर बन सके, लेकिन यह संभव नहीं था। अपनी सारी आत्मिक शक्तियों के बावजूद भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जानबूझकर ऐसा करने से रोक रहा हो। और यदि विक्टर को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना हो जो ऐसा कर सकता है, तो वह होगा द बेलिस, अर्धचेतन प्राणी जो पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मकता और सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। नियम स्पष्ट था, प्रत्येक युग में प्रत्येक जाति का केवल एक ही पूर्वज हो सकता था। यदि किसी जाति का पूर्वज जीवित हो, तो दूसरा पूर्वज उसके बाद नहीं आ सकता था। इसलिए विक्टर ने फैसला किया कि जब तक औलाद स्थायी रूप से मर नहीं जाता, ऑफिस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। यह तथ्य कि वह एक प्रोजेनिटर के रक्त और आत्मा के 50% के साथ पैदा हुई थी, यह इस बात का सबूत था कि उसे अगला प्रोजेनिटर माना जा रहा था। जब कोई चीज प्रोजेनिटर, एक दानव राजा और एक विश्व वृक्ष के साथ बंधन के निर्माण से संबंधित थी, तो कोई संयोग नहीं था। ये मामले बहुत विशिष्ट थे, और कोई भी त्रुटि एक बड़ा असंतुलन पैदा कर सकती थी। क्या इसका मतलब ये था कि कोई अदृश्य रूप से विक्टर के कार्यों को नियंत्रित कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर यह होगा कि संतुलन ने अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करके ये सुनिश्चित किया कि कुछ घटित हो, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं, ये पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि विक्टर किसी चुनौती में असफल हो जाता और उसकी मृत्यु हो जाती, तो क्या होता? नथिंग। द वैम्पायर्स का पूर्वज अभी भी जीवित था और द बेलिस को संरक्षित किया जाएगा। हालांकि, चूंकि वह दृढ़ रहने और जीतने में कामयाब रहा, इसलिए वह एक पूरी तरह से नई जाति का पूर्वज बन गया, इस प्रकार एक और भी अधिक शक्तिशाली बेलिस प्राप्त किया। विक्टर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जब भी संभव होता, प्रतिदिन इस प्रणाली का अवलोकन करता था और इसे समझने का प्रयास करता था, वह समझ सकता था कि इसके अस्तित्व का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप चाहे जो भी कहें, रक्त ड्रैगन के पूर्वज एक ऐसी जाति जो ड्रैगन और वैम्पायर का आदर्श मिश्रण थी, एक ऐसा प्राणी जो पूर्ण विकसित विश्व वृक्ष से बंधा हुआ था, इतना शक्तिशाली अस्तित्व था कि उसे किसी प्रकार के संतुलन के बिना जीवित रहने की अनुमति नहीं थी। इन विचारों और अरेस दिव्यता की चेतावनियों के साथ साथ उस आक्रमणकारी के साथ हुए अनुभव और ऑरोरा के साथ उसके द्वारा आदान प्रदान किए गए शब्दों ने विक्टर को यह समझा दिया कि उसे पहले की तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, उसे अपने सभी लोगों को शक्तिशाली बनाने की जरूरत थी, उसे नए कुलीनों की जरूरत थी, उसे नए सहयोगियों की जरूरत थी, उसे विजय प्राप्त करने की जरूरत थी। पहले की तरह प्राणियों का विनाश करने का समय समाप्त हो चुका था, और अब उसके पास अनियंत्रित तरीके से ऐसा करने की सुविधा नहीं थी। यह दृश्य देखकर एफ्रोडाइट की भावनाएं शांत हो गईं। सच कहूं तो, उसे ये भी नहीं पता था कि वह गुस्से से क्यों भड़क उठी। हाँ, वह इस बात से चिढ़ गई थी कि वह किसी दूसरी देवी के पीछे जा रहा था, लेकिन उसकी चिढ़ का कारण यह था कि दूसरी देवी हेस्टिया नहीं थी। वह चाहती थी कि उसकी दोस्त को वह खुशी मिले जो वह उसे जल्दी दे सकता है। ड्रैगन की प्रवृत्ति। उफ, मुझे अपने आप पर और अधिक नियंत्रण रखने की जरूरत है, एफ्रोडाइट ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने बगल की ओर देखा तो हेस्टिया विक्टर और उसकी बेटियों को घूर रही थी। ड्रैगन देवी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, और वह चुपके से हेस्टिया के पास पहुंची और उसके कान में कुछ फुसफुसाया।
क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? हेस्टिया के पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, और वह चौंक कर उछल पड़ी, और साथ में एक अजीब सी चीख निकली। एह, एफ्रोडाइट, ऐसा करना बंद करो। फू 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 फू, तुम्हें ये पसंद है ना? क्या मासूम बनने का नाटक मत करो। एक सांप की तरह एफ्रोडाइट ने चुपके से हेस्टिया को पकड़ लिया, और उसके कान में कहा, आपको उसका रूप पसंद है, आपको वह पसंद है जो आप देखते हैं, आपको वह पसंद है कि वह हमेशा अपने परिवार को किसी भी चीज से ऊपर रखता है। मैं ये देख सकता हूँ, हेस्टिया। आपकी दिव्यता कभी इतनी मजबूत नहीं रही जितनी कि अब है ना? मुझे छोड़ दो। हेस्टिया दहाड़ते हुए एफ्रोडाइट से दूर हट गई। जब से आपने इस परिवार को आशीर्वाद दिया है, आपकी शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है, और जब से आपने चुपके से विक्टर को अपना आशीर्वाद दिया है, तब से आपकी परिवार की शक्ति और भी अधिक मजबूत हो गई है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन? हालांकि मेरी इंद्रियां मेरे पति जितनी मजबूत नहीं है, फिर भी मेरी इंद्रियां खराब नहीं है, खासकर मेरी वर्तमान स्थिति में। उसकी आंखें हल्के से गुलाबी रंग की चमक रही थी। हेस्टिया, तुम अब अपनी ताकत के शिखर पर हो, और यह सब इस परिवार के प्रभाव के कारण है। एफ्रोडाइट ने अपनी बाहों को पार किया, अपने बड़े स्तनों पर जोर देते हुए। वह धीरे से फिर से हेस्टिया के पास पहुंची। केवल इतना ही नहीं, हमारे परिवार के सदस्यों से आपको हर दिन जो भावनाएं मिलती हैं, उससे आपको घर की देवी के रूप में संतुष्टि का एहसास होता है। विक्टर द्वारा अपने नाम को बढ़ावा देने के प्रयासों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। भाग्य की देवी टाइकी की तरह ही, जिस देवी का नाम सबसे अधिक था, उसका नाम हेस्टिया था। यहां तक कि मेरे पति के अपने धर्म में भी आपको रक्त देवता की पत्नी देवियों में से एक कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कब हुआ? इससे पता चलता है कि क्यों इतनी सारी महिलाएं हाल ही में मुझसे प्रार्थना करने लगी हैं। रुको, पत्नी देवी। मैं कुंवारी हूं। मैं किसी की पत्नी नहीं हूं। पहले शब्दों ने उसे शर्म से मर दिया। वह ये बात जोर से क्यों चिल्ला रही थी? ये सब एफ्रोडाइट की गलती थी। हेस्टिया अपनी शत्रुतापूर्ण निगाहों से एफ्रोडाइट को घूरने से खुद को नहीं रोक सकी, जिन निगाहों को सौंदर्य की देवी ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। एक दानव की तरह एफ्रोडाइट ने उसके कान में फुसफुसाया, झूठ, तुम कौमार्य की इस स्थिति को खोने के लिए मर रही हो, है ना? तुम वह महसूस करने के लिए मर रही हो जो हम सभी हर दिन महसूस करते हैं। तुम उसके बीच से भरने और गर्भवती होने के लिए मर रही हो। हेस्टिया का चेहरा और भी लाल हो गया। अब वह बहुत ज्यादा सांस लेने लगी थी, उसका शरीर गर्म हो रहा था, उसकी सांसें भारी हो रही थी। वह स्पष्ट रूप से उन दृश्यों की कल्पना कर सकती थी जो एफ्रोडाइट ने चित्रित किए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें यकीन है कि वह देवी के बजाय राक्षस नहीं है? मोर्गाना ने पूछा। खैर, देवता और दानव इतने भिन्न नहीं हैं, जीन बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब जब आपने ये कहा है, ये सच है ना? पिताजी, वे किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ शब्द गायब हैं। ऑफिस ने उत्सुकता से पूछा। बस उन्हें अनदेखा करो, यह उनका एक दूसरे के साथ खेलने का तरीका है। विक्टर ने ऑफिस को जवाब दिया। नीरो ने इस बातचीत को मजे से देखा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता ऑफिस के कानों से उन महिलाओं द्वारा कहे जा रहे अश्लील शब्दों को छान रहे थे, एक ऐसा काम जो वह अब उसके साथ नहीं करते थे। आखिरकार, वह ऑफिस की तुलना में पहले से ही एक बड़ी लड़की थी। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उससे यह बात छिपाना पागलपन होगा। जिस माहौल में वह बड़ी हुई और जिस तरह से वह अपराधियों की दुनिया से बचकर निकली, उसे देखते हुए उसने दुनिया में बहुत कुछ घटित होते देखा था। ऑफिस की तुलना में, जो हमेशा सुरक्षित रहता था, नीरो अधिक अनुभवी था। हम, जो भी हो, पिताजी, क्या आप आज हमें पढ़ाएंगे? ऑफिस ने कंधे उचका दिए। उसे इसकी परवाह नहीं थी, अब उसे बस अपने पिता की परवाह थी। बेशक, मैं अभी तुम्हारी माताओं का हालचाल जानने जाऊंगा और तुम दोनों को प्रशिक्षण दूंगा। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? हम, ऑफिस ने बिना समय बर्बाद किए उसके कंधों पर छलांग लगा दी। ऑफिस, तुम अनुचित हो, नीरो ने बड़बड़ाया। ब्लेग, ऑफिस ने अपनी छोटी सी जीभ नीरो की ओर निकाली। नीरो के सिर पर एक नस उभर आई। सुनो, जवान औरत, अपनी बड़ी बहन पर जीभ मत निकालो। क्या तुम पिटाई करवाना चाहती हो? हंफ, ऑफिस ने नाक भान सिकुड़ी और अपने पिता के सिर को गले लगा लिया।
ये छोटी सी, वो ऐसा तभी करती है जब पापा आसपास होते हैं, नीरो ने बड़बड़ाते हुए कहा। जीन, बैठक की तैयारियां कैसी चल रही हैं? विक्टर की बात सुनकर जीन और मोर्गाना की रुचि तुरंत ही उस हनी ट्रैप में खत्म हो गई जिसे एफ्रोडाइट हेस्टिया को फंसाने के लिए तैयार कर रही थी, और उन्होंने कहा, सब कुछ तैयार है मोर्गाना, नरक भी तैयार है। आपके एक ही आदेश पर नरक की सेनाएं आगे बढ़ जाएंगी। अच्छा, विक्टर संतोष से मुस्कुराया, मेरा नया कमांडर कैसा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह कुछ घंटे पहले ही अबाडोन पहुंचा था और उसका पूरा शरीर जल चुका था। ऐसा लगता है कि उसने नर्क के मिलन के साथ प्रकट हुए उत्परिवर्तित जानवरों में से एक के साथ लड़ाई की थी। उत्परिवर्तित जानवर, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हो। हम मूल रूप से, जब बाइबल के नरक को अन्य नरकों के साथ एकीकृत किया गया था, तो सभी राक्षसों में कायापलट हुआ। वे विकसित हुए और अधिक शक्तिशाली हो गए। नरक में कुछ बायोम पूरी तरह से बदल गए, और इन बायोम से पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली कई जानवर प्रकट हुए। नरक पहले से भी अधिक नारकीय हो गया है, और अब बहुत कम राक्षस नरक के निम्नतम स्तर पर जीवित बच पाएंगे। एक और परिवर्तन ये हुआ कि नर्क का मियाज्मा उत्पादन व्यावहारिक रूप से पहले की तुलना में 777 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया, जिससे अब मियाज्मा को नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया है। नर्क में समय पहले की तुलना में और भी तेजी से बीत रहा है। विक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, मेरी प्यारी मोर्गाना, आजकल ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। यह मियास्मा, जब मैं नर्क में जाऊंगा तो यह अब कोई समस्या नहीं रहेगी। मेरी वर्तमान स्थिति में, मुझे नर्क के समय के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मियास्मा के स्तर को कम करने की भी आवश्यकता नहीं है। मोर्गाना ने सिर हिलाया। आप क्या योजना बना रहे हैं? नरक के राक्षसी जानवर मियास्मा के साथ बढ़ते हैं। मैं उन्हें सिर्फ खाना खिलाऊंगा, और इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे मजबूत जानवर बचेगा, वह मेरा नया पालतू जानवर होगा। ये जानवर मेरी सेनाओं के लिए भी अच्छे सवार होंगे। मोर्गाना ने सिर हिलाया, केवल विक्टर के पास ही ऐसा पागलपन भरा विचार हो सकता है। उसने व्यक्तिगत रूप से देखा कि जानवर किस तरह के थे, और उसे यकीन था कि कोई भी साधारण दानव उन्हें हराने में सक्षम नहीं होगा। डायास सिल्वर न्यूज स्टोरीज ऑन नो वी ए एल्बन CO। एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी और अगले ही क्षण एक काला युद्ध घोड़ा जमीन से बाहर निकल आया। निराशा। एक और हिनहिनाहट सुनाई दी, और यह सुनकर विक्टर मुस्कुराया। बहुत अच्छी बात है अगर तुम जोर देते हो। विक्टर ने अपना हाथ एक निश्चित दिशा में इंगित किया और शीघ्र ही एक लाल द्वार प्रकट हुआ। घोड़ा फिर से हिनहिनाया और द्वार की ओर चला। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही नर्क में निराशा प्रकट हुई, वह क्षितिज की ओर भागने लगा। नर्क की प्रचुर मात्रा में धुंध घोड़े के चारों ओर घूमने लगी, और जल्द ही कुछ होने लगा। घोड़े की पहले की हरी लपटें गहरे काले रंग में बदल गईं, और घोड़े का शरीर बढ़ने लगा, जैसे शुद्ध छायाएं उसके शरीर में विलीन हो गईं। निराशा मूल रूप से मौत के घुड़सवार का घोड़ा था। वह उसी नर्क से पैदा हुआ था जहां उस घुड़सवार का जन्म हुआ था, वह नर्क जहां अंधकार का राज था। अपने गुरु के मुंह से नया सवार लेने की बात सुनकर निराशा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसे बस एक ही सवारी की जरूरत थी। घोड़े की आंखें गहरे बैंगनी रंग की चमक उठी और जल्द ही काली लपटें नियॉन बैंगनी रंग में बदलने लगी। एक हिनहिनाहट सुनाई दी, लेकिन पहले के विपरीत ये हिनहिनाहट एक जानवर की दहाड़ की तरह लग रही थी, क्योंकि राक्षसी घोड़ा अपनी आवश्यकता के जवाब में विकसित हो रहा था। और विकसित होने के लिए उसे घर लौटना था, शुद्ध अंधकार से बना नर्क जहां वह पैदा हुआ था। निराशा के शरीर की परछाइयां बढ़ने लगी, और जल्द ही शुद्ध अंधकार से बने दो पंख उगाए, और वह आसमान की ओर उड़ गया, जिससे आकाश नियन बैंगनी, शुद्ध अंधकार का काला और लाल रंग का हल्का रंग हो गया। डॉट डॉट डॉट। विक्टर ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ नरक के आसमान से गुजरते अंधकार के धूमकेतु को देखा। यह दिलचस्प होता जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह मुझे किस तरह का आश्चर्य देगा। क्या यह ड्रैगन की किसी उपप्रजाति में विकसित होगा? कहना मुश्किल है। आखिरकार निराशा मूलतः एक दानव थी। लेकिन विक्टर का आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने पोर्टल बंद किया, उसे एक म्याऊं की आवाज सुनाई दी। म्याओ, जैक, मेरे बेटे, तुम कहाँ थे? विक्टर ने देखा कि उसकी मोटी बिल्ली पहले की तुलना में थोड़ी दुबली और अधिक मांसल दिख रही थी।
आखिर मेरी बिल्ली को क्या हुआ? विक्टर ने बिल्ली की परछाई में देखा और शीघ्र ही ब्लैंक कबीले की एक महिला उसकी परछाई से बाहर निकली। यहाँ, मेरे राजा। विक्टर ने महिला की रिपोर्ट वाला चर्मपत्र ले लिया। जाकर आराम करो। हाँ, महिला ने सिर हिलाया और फिर छाया में गायब हो गई। विक्टर ने पुस्तक खोली और उसमें लिखी सामग्री पढ़ी, और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वह चौंक गया और उसकी आंखें हल्की सी खुली रह गईं। और यह सोचना कि यह ग्रह उसमें इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। विक्टर अनगिनत कारणों के बारे में सोच सकता था कि यह परिवर्तन क्यों हुआ था। ग्रह और ग्रह की ऊर्जा के प्रभाव के कारण जैक एक बहुत ही स्मार्ट, आलसी बिल्ली से एक अधिक चुस्त और लगभग शिकारी बिल्ली में विकसित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह रातों रात शेर बन गया हो। मुझे इन प्रभावों पर ध्यान देना होगा ताकि मैं अचानक से आश्चर्यचकित न हो जाऊं, विक्टर ने सोचा। म्याओ। ओह। विक्टर हल्का सा मुस्कुराया जब उसने जैक के इरादे समझ लिए, इसलिए उसने ऑफिस को उठाया, जो उसके कंधे पर बैठी थी, और उसे जमीन पर लिटा दिया। अगले ही पल वह जैक के पास गया और नीचे झुक गया। क्या आपको यकीन है? बिल्ली की आंखें उस पर टिकी थीं, जो उसके दृढ़ निश्चय को प्रमाणित कर रही थी। अच्छे से। विक्टर ने अपनी जीभ काटी, अपने तीखे नाखून पर खून की एक बूंद ली और फिर उस बूंद को बिल्ली के मुंह में गिरा दिया। जब बूंद उसके मुंह में गिरी तो कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, जब तक कि जैक का पूरा शरीर शुद्ध लाल शक्ति से ढक नहीं गया, और वह चमकने और बढ़ने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये दिन आश्चर्यों से भरा है ना? जीन बोली। वास्तव में, विक्टर सहमत होने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 859, नताशा संकट में है। अलौकिक प्राणियों के मिलन का दिन। अलौकिक प्राणियों की बैठक शुरू होने में केवल 7 घंटे शेष थे। विक्टर को एक समस्या का सामना करना पड़ा। खास तौर पर कहें तो समस्या उनके गुट या ऐसी किसी चीज से नहीं आई थी, बल्कि द टावर ऑफ नाइटमेयर्स से आई थी। उनकी प्यारी पत्नी अनास्थासिया फुलगर फर्श पर ऐंठ रही थी, कांप रही थी और तेज सांसें ले रही थी, जबकि उनका पूरा शरीर दर्द से जकड़ रहा था। क्या हुआ? विक्टर ने निक्स और गया से पूछा, जो टॉवर के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार थे। हमें नहीं पता। हाल ही तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब वह अगली मंजिल पर चली गई और आपका खून पीते हुए आराम करने लगी, तो ये सब होने लगा। निक्स ने उलझन में जवाब दिया, खुद उसे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। विक्टर ने जब तुम्हारा खून शब्द सुना तो उसके दिमाग में तुरंत कई संभावनाएं उभर आईं। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके खून में बदलाव की बहुत प्रबल क्षमता है और उसके साथ जुड़ी उसकी पत्नियों के लिए यह बदलाव और भी ज्यादा क्रांतिकारी होगा। विक्टर ने गया या निक्स को कोई उत्तर नहीं दिया और केवल नताशा के सामने टेलीपोर्ट हो गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी ड्रैकोनिक आंखों से नताशा को देखा। कुछ भी गलत न देखते हुए भी विक्टर को पता था कि कुछ गड़बड़ है। आप इसे जो भी कहें, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि नताशा के साथ जो गलत था वह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। अपनी आंखों में और अधिक शक्ति डालते हुए विक्टर ने अपनी सारी दृष्टि नताशा पर केंद्रित कर दी। उस पल उसकी दृष्टि में जो कुछ भी था वह नताशा ही थी। नताशा की आत्मा की गहराई में एक ऐसी जगह जो इतनी गहरी थी कि उसे उसकी आत्मा का केंद्र कहा जा सकता था। विक्टर ने एक विचित्र दृश्य देखा। नताशा जैसी दिखने वाली 2 गोरी महिलाएं फर्श पर लेटी एक महिला को देख रही थी। रॉक्सैन, किसी को भी मुझे परेशान न करने दो या मेरी एकाग्रता में बाधा न डालने दो, विक्टर ने आदेश दिया। रॉक्सैन विक्टर के शरीर से प्रकट हुई और उसके बगल में खड़ी हो गई। हाँ, डार्लिंग। विक्टर के शरीर पर एक लाल रंग की शक्ति छा गई और जल्द ही विक्टर ने अपनी आत्मा को नताशा के अंदर भेज दिया। अपनी आत्मा के आकार और अपने अस्तित्व की शक्ति के कारण वह अपनी आत्मा की संपूर्णता को नहीं भेज सकता था, इसलिए उसे अपनी चेतना का केवल एक अंश ही भेजना पड़ा। इससे अधिक कुछ भी नताशा को नुकसान पहुंचाएगा। डॉट डॉट डॉट। नताशा की आत्मा को डार्लिंग आ गया है, नताशा जैसी दिखने वाली महिला ने कहा। बेशक उसने ऐसा किया है। उस आदमी को जानते हुए वह मेरी लड़की को इस तरह देखने के बाद चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा, एक अन्य गोरी महिला ने कहा जो नताशा के समान दिखती थी, लेकिन अधिक विकसित थी और उसके लंबे सुनहरे बाल थे। जब विक्टर का शरीर नताशा के सोल कोर में बना तो उसके पंख तुरंत फैल गए और विक्टर की अपनी आत्मा ने दोनों महिलाओं पर दबाव डाला। यद्यपि यह विक्टर की चेतना का एक अंश मात्र था,
फिर भी यह सबसे शक्तिशाली रक्त ड्रैगन पूर्वज की आत्मा का एक अंश था। यह एक शक्तिशाली, दमनकारी और अभिमानी आत्मा थी। जैसे ही विक्टर ने अपनी आंखें खोली और महिलाओं की ओर देखा, उसने कहा, चले जाओ। उसके आदेश के बाद जो हुआ वह शुद्ध शक्ति का विस्फोट था जिसने दोनों महिलाओं को उड़कर दूर भेज दिया। यू टेडेटेड फ्र ओ नो वी ए आई अंक ओ। उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया और न ही ऐसा कुछ किया। उसने बस उन दोनों को नताशा से दूर धकेल दिया और उसके पास चला गया। उफ, पहले हमला करो, बाद में सवाल पूछो, है ना? नताशा जैसी दिखने वाली महिला बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, वह विक्टर है। वृद्ध महिला ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कंधे उचकाए। विक्टर नताशिया के पारदर्शी शरीर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर की जांच करते हुए उसने देखा कि उसका कोर 2 हिस्सों में क्षतिग्रस्त हो गया था, और शायद यही नताशिया की इस हालत का कारण था। विक्टर का दमनकारी माहौल धीरे धीरे गायब होने लगा और एक सौम्य माहौल ने उसे घेर लिया। उसने नताशा की आत्मा के सिर को छुआ और उसके हाथ से एक पारदर्शी हरी शक्ति बहने लगी। वह नताशा के अस्तित्व के दर्द को कम करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति के साथ साथ विश्व वृक्ष की शुद्ध शक्ति का प्रयोग कर रहा था। एक ऐसा उपचार जो केवल लक्षणों को कम करने का काम करता था, उसे ठीक नहीं करता था। नताशा की मदद करने के लिए विक्टर को पहले से ही पता था कि क्या करना है। विक्टर की चेतना पुनः विभाजित हो गई और शीघ्र ही एक और विक्टर उन 2 महिलाओं के सामने प्रकट हुआ। पिछले विक्टर के विपरीत, जिसमें सौम्य माहौल था, इस बार विशुद्ध हिंसा और विनाश का माहौल था। वह और भी अधिक तीव्र हो गया। जब उसके दोनों हाथ दोनों महिलाओं के चेहरों की ओर बढ़े तो नताशा जैसी दिखने वाली महिला बोली, रुको, डार्लिंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इससे उसे केवल दुख ही होगा। मुझे ऐसा मत कहो। केवल मेरी पत्नी ही मुझे ऐसा कह सकती है। उन शब्दों ने नताशिया को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा परवाह न करने की कोशिश की। आखिरकार, वह वास्तव में उसकी पत्नी नहीं थी। वास्तव में, शायद उन्हें दुश्मनों के रूप में वर्गीकृत करना अधिक सटीक था। आखिरकार, वो वही महिला थी जिससे उसने बहुत पहले लड़ाई की थी। हाँ, वह महिला जो नताशा के समान दिखती थी, वास्तव में उसका विभाजित व्यक्तित्व थी। वह साशा की माँ थी जिससे उसकी पहली मुलाकात हुई थी। नताशा, वह महिला जो फुलगर कबीले को लगभग कीचड़ में घसीटने के लिए जिम्मेदार थी और प्रशिक्षण के बहाने साशा को प्रताड़ित करती थी। बेशक, यह एक ऐसा तथ्य था जिसे विक्टर ने तुरंत समझ लिया। जब उसने पहली बार इस महिला के स्वभाव को देखा, तो उसे समझ में आ गया कि यह वही नताशा है जिससे उसने पहले लड़ा था। डॉट डॉट डॉट। लेकिन दूसरी महिला उसके लिए एक रहस्य थी। हालांकि, नताशा और उस महिला के बीच समानताएं देखकर उसने सही अनुमान लगाया कि वह नताशा की पूर्वज या उसके करीब कुछ थी। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद विक्टर ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। यह बहुत संभव है कि कोई शत्रु उसकी पत्नी की आत्मा पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा हो, जो कि नताशा की स्थिति को देखते हुए बहुत ही असंभव बात है, लेकिन असंभव भी नहीं। जब तक इस बात की 1% भी संभावना थी कि कोई व्यक्ति उसकी पत्नी को किसी अज्ञात तरीके से नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, विक्टर अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ेगा। अत्यधिक सावधानी, व्यामोह और एक क्रूर पक्ष, जिसने राक्षसों को प्रशंसा में तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, हमेशा उसके भीतर मौजूद रहेगा। अपने परिवार को निशाना बनाना विक्टर के लिए उल्टा काम था, और इससे उसका सबसे बुरा पक्ष सामने आया। विक्टर के हाथ शक्ति से चमक उठे और जल्द ही दोनों महिलाओं की गर्दन पकड़ ली गई। विक्टर की आंखों में लाल बैंगनी रंग चमक उठा जब उसने उन टुकड़ों का विश्लेषण किया जिनसे दोनों महिलाएं बनी थीं। बेकार की बातचीत पर समय बर्बाद करने के बजाय विक्टर ने अपनी क्षमताओं पर अधिक भरोसा किया। मैं समझता हूँ। डार्लिन विक्टर, मुझे छोड़ दो। मैं अपने दूसरे स्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मौन। नताशा का मुंह बंद हो गया, जिससे वह बोल नहीं पाए। क्या यह विक्टर की शक्ति का कोई रूप था? नहीं, यह नताशा की अपने पति के आदेश के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया मात्र थी। मूल रूप से कहें तो नताशा और नताशा एक ही व्यक्ति थे। वे अलग अलग व्यक्तित्व थे लेकिन प्रभावी रूप से एक ही व्यक्ति थे। नताशा नताशा का सबसे बुरा पक्ष था और नताशा नताशा का सबसे अच्छा पक्ष था। परिणामस्वरूप दोनों महिलाएं आपस में जुड़ी हुई थीं।
इसलिए नताशा और विक्टर के बीच होने वाली हर बात नताशा और, जाहिर है, उनके बगल में बैठी बड़ी महिला, जो नताशा का ही एक हिस्सा थी, ने देखी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब विक्टर नताशा के साथ सोता था, तो वह सिर्फ एक महिला के साथ नहीं बल्कि एक ही समय में 3 महिलाओं के साथ सो रहा था। इस वजह से नताशा विक्टर के अधीन थी। आखिरकार ये नताशा का खुद का गुण था। चंचल होने और हमेशा सबको चिढ़ाने के बावजूद, नताशा जानती थी कि जब विक्टर गंभीर होता है, तो उसे सुनना पड़ता है। यही बात दूसरी पत्नियों पर भी लागू होती है। विक्टर भले ही एक दयालु, प्यार करने वाला व्यक्ति था जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब अधिकार की आवश्यकता होती थी, तो वह जानता था कि इसे सभी से कैसे प्राप्त किया जाए। आखिरकार, वह किसी कारण से परिवार का नेता और परिवार का स्तंभ था। विक्टर ने वृद्ध महिला कार्मिला फुलगर, नताशा की मां की ओर देखा। आप वाकई असाधारण हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी बेटी और पोती के पास इतना योग्य आदमी है। उसने हल्की सी आह भरी। अगर आप थोड़ा पहले आ जाते, तो शायद मेरे साथ जो हुआ, वो दुखद घटना नहीं होती, और मेरे पास एक योग्य आदमी होता। कार्मेला फुलगर, जिसे कभी सबसे ताकतवर फुलगर और फुलगर नाइट कहा जाता था, ने निराशा में आह भरी। वह अपनी स्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिख रही थी। बोलो कार्मिला, क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, आप जानते हैं मैं कौन हूं। आपकी आत्मा ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो मुझे जानना आवश्यक था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या भयानक क्षमता है। जैसा कि द प्रोजेनिटर ऑफ वैम्पायर्स से उम्मीद थी, या अब मुझे ब्लड ड्रैगन्स कहना चाहिए। कार्मिला ने विक्टर की ओर देखा। हालांकि यह कौशल इतना शक्तिशाली नहीं है, है ना? अगर तुम्हें वह सब पता होता जो तुम्हें जानना चाहिए, तो तुम मुझसे यह नहीं पूछते। क्या तुम मेरी आत्मा को नहीं पढ़ सकते? वह थोड़ा मुस्कुराए। विक्टर ने कार्मिला को नीचे उतारा और उसकी आंखों में देखा। बोलो, वह गुर्राया। कार्मिला कांप उठी और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। ठीक है, ठीक है। तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, हे भगवान। तुम बहुत तीव्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह कोई बुरी बात है, खासकर बिस्तर में। यह एक अच्छी गुणवत्ता है जो मुझे कहीं और नहीं मिली, लेकिन मैं भटक गया। यह एक अच्छी गुणवत्ता है। बकवास, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चोदो। बकवास बंद करो। उचित ढंग से बोलो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। हूं। मूल रूप से, मेरी बेटी जिस दौर से गुजर रही है, वही मेरी मौत का एक कारण है। फुलगर कबीले की खासियत या इसे अभिशाप कहा जा सकता है। मूल रूप से, हमारा कबीला उच्च स्तरीय बिजली आत्माओं में से एक था। लेकिन व्लाद के साथ एक समझौते के माध्यम से, हमारे पूर्वज एक पिशाच में बदल गए, और इस तरह फुलगर कबीले का पहला पिशाच पैदा हुआ। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पूर्वज को छोड़कर उसके बाद के सभी वंशज एक समस्या के साथ आए। बिजली की शक्ति मांस के खोल के लिए बहुत शक्तिशाली थी। इस वजह से, हमारे कबीले ने खास वंश के पुरुषों से शादी करना शुरू कर दिया है ताकि यह कमजोरी दूर हो सके। मेरी पीढ़ी में, ये प्रभाव धीरे धीरे कम हो गए, और मेरी पोती की पीढ़ी में, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन एक समस्या अभी भी जारी है। मूल रूप से कहें तो, हम बिजली की आत्माएं हैं। जब हम शक्ति के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आत्मा विकास नामक कुछ घटित होगा। अगर हम सफल होते हैं, तो हम उच्च स्तरीय आत्माओं में बदल जाएंगे और अपने तत्व से और भी अधिक जुड़ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से, जो कुछ अच्छा होना चाहिए था, वह हमारे लिए विनाशकारी हो गया है। चूंकि हम मांस से बने हैं, इसलिए यह विकास अंततः हमारी मृत्यु की ओर ले जाता है। नताशिया के साथ जो हो रहा है, वह बिल्कुल यही है। वह इस टॉवर और आपके खून की वजह से इतनी मजबूत हो गई है कि वह एक उच्च स्तरीय आत्मा में विकसित होने वाली थी। हालांकि, अपनी बेटी को मरने से बचाने के लिए, मुझे उसे कमजोर करने के लिए उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाना पड़ा। विक्टर की आंखें और भी अधिक तीव्र हो गईं जब उसने सुना कि नताशा की वर्तमान स्थिति कार्मिला के कारण है, और अनजाने में, वह उसकी आत्मा को वहीं नष्ट करना चाहता था। उफ! कार्मिला का चेहरा अपनी आत्मा को निचोड़े जाने के दर्द से विकृत होने लगा। लेकिन फिर भी, उसने दया की भीख नहीं मांगी और न ही विक्टर की नजरों से दूर भागी। विक्टर ने अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया और अपने मस्तिष्क को काम करने दिया।
उसका ठंडा, अधिक गणनात्मक पक्ष नियंत्रण में आ गया और उसने मामले के बारे में अधिक गहराई से सोचा। अपने पूरे भाषण के दौरान महिला ने कभी झूठ नहीं बोला था। मेरा विश्वास करो, अगर उसने झूठ बोला होता तो वह जान जाता। ये स्पष्ट था कि वह सिर्फ अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी, और नताशा को मरने से बचाने का यही एकमात्र तरीका था। विक्टर की पकड़ कार्मिला की गर्दन पर ढीली पड़ने लगी, और इससे महिला ने हल्की सी आह भरी। खैर, ये दुखद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी आत्मा का गला घोंटना इतना दर्दनाक होगा। मुझे लगता है कि आप हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं। उद्धरण चिन्ह ... आपका वर्तमान व्यवहार मेरी पत्नी द्वारा आपके बारे में कही गई बातों से मेल नहीं खाता, विक्टर बोला। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, एक मजबूत, गंभीर और बहुत सज्जन महिला। हाँ, एक समय था जब मैं भी ऐसा ही था, लेकिन इस जगह पर फंसने और अपनी बेटी के जीवन को देखने के कारण मैं उन दोनों से थोड़ा प्रभावित हो गया। अंत में, मैंने बस इसके बारे में परवाह करना बंद कर दिया और अधिक आराम करने लगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि मैं पहले ही मर चुका हूं। मैं पहले की तरह हर समय गंभीर क्यों रहूं? ये बहुत ज्यादा थका देने वाला होगा। तुम कहती हो कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मैं तुम में जीवन की डोर साफ देख सकता हूं, कार्मिला। महिला ने विक्टर की ओर आश्चर्य से देखा। सच, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं मर गई। उस बारे में मेरे पास एक सिद्धांत है, नताशा बोली। विक्टर ने नताशा की ओर देखा। विक्टर की नजर से वह महिला थोड़ी कांप उठी, लेकिन उसने ऐसा अभिनय करने की कोशिश की जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब तुम्हारे कारण है, विक्टर। उद्धरण चिन्ह ... जारी रखना। नताशिया ने जितने भी राक्षस मारे, उसने हमारी आत्माओं को पोषित किया। और आध्यात्मिक और जैविक दोनों तरह की जीवन शक्ति से भरपूर तुम्हारा खून पीकर, उसने हमारी आत्माओं को उस जीवन शक्ति से पोषित किया। बेशक ये प्रक्रिया पहले भी हो रही थी, बस अब की तुलना में बहुत धीमी गति से। पहले मैं बस एक पारदर्शी आत्मा थी, लेकिन अब मैं पहले से कहीं अधिक जीवित हूँ। तकनीकी रूप से कहें तो मैं नताशा का हिस्सा हूं और उससे जुड़ी हुई हूं, लेकिन साथ ही अब मैं उससे अलग अस्तित्व में हूं। मुझे लगता है कि आप मुझे उसकी दुष्ट जुड़वा बहन कह सकते हैं। उसने नाक भांज सिकोड़ी। ये तो बहुत ही दुखद है। विक्टर की वजह से ही मैं जीवित हूं, है ना? कार्मिला ने जोर से सोचा। अच्छा, ये तो दिलचस्प है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी 3 बेटियां होंगी। कार्मिला ने बेपरवाही से टिप्पणी की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक विभाजित व्यक्तित्व से अपने स्वयं के अस्तित्व तक पहुंच जाऊंगा। विक्टर का अस्तित्व डरावना है। विक्टर ने दोनों महिलाओं को छोड़ दिया, और वे अपने मोटे, कामुक नितंबों के साथ फर्श पर गिर गईं। उसने अपना हाथ माथे पर रखा और एक लंबी सांस छोड़ी। मेरा जीवन इतना कष्ट में क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। तो मैं इस स्थिति को कैसे सुलझाऊं? शारीरिक समस्याओं को दूर करो और मेरी बेटी को एक आध्यात्मिक प्राणी में रूपांतरित करो। ओह, मेरी पोती, मेरे भतीजे और मेरी दूसरी बेटी को भी अंततः उसी उपचार से गुजरना होगा। विडंबना है, आपके पूर्वज ने पिशाच बनने का फैसला किया, जिससे अनजाने में उसकी क्षमता सीमित हो गई। विक्टर बोला। मैं ऐसा नहीं कहूंगी। आखिरकार वैम्पायर काउंट फॉर्म एक शक्तिशाली फॉर्म है, हमारे पूर्वजों से भी ज्यादा। फुलगर कबीले की वर्तमान पीढ़ी हमारे पूर्वजों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वैम्पायरों की जड़ें मेरे पूर्वजों की आत्मा से कहीं ज्यादा दूर की जगह से निकलती हैं। कार्मिला ने अपने लाल कुलीन कपड़ों को थपथपाते हुए कहा। विक्टर ने सिर्फ सिर हिलाया, कार्मिला की बातों की परवाह किए बिना। उसका दिमाग साफ तौर पर इस बारे में सोच रहा था कि नताशा की मदद कैसे की जाए। वहीं रुको, हिलना मत। मेरा विश्वास करो, मैं जान जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मम्मा, नताशा और कार्मिला एक साथ बोली। जब दोनों विक्टर गायब हो गए, नताशा ने कार्मिला की ओर देखा। तो तुम क्या सोचती हो? भगवान, मैं चाहती हूं कि वह मुझे चोदे। वह नताशा की आंखों से देखने से कहीं बेहतर है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि यह ऐसा ही होगा। नताशा ने हल्की मुस्कान दी। हालांकि ये बहुत उदास मुस्कान थी। कार्मिला ने अपनी बेटी के हाव भाव देखे और उसके पीछे का अर्थ समझ गई। मेरी बेटी, ज्यादा मत सोचो। तुम बस अपनी गलतियों की सजा भुगत रही हो। मुझे पता है।
लेकिन इन भावनाओं के साथ कुछ भी महसूस न करना मुश्किल है। उसने आह भरी। अगर वह नताशा से जुड़ी नहीं होती तो सब कुछ आसान होता। मम, कार्मिला ने उदासीनता से सिर हिलाया। भले ही वह पहले से ज्यादा स्वतंत्र और कम गंभीर व्यवहार कर रही थी, लेकिन कार्मिला के मूल्य कभी कम नहीं हुए थे। यह देखकर कि कैसे उसकी विद्रोही बेटी ने उसके और उसके पूर्वजों द्वारा बनाई गई हर चीज को लगभग नष्ट कर दिया था और यहाँ तक कि उसकी पोती को नुकसान पहुंचाने की हद तक पहुंच गई थी, कुछ ऐसा था जिसने उसे बहुत क्रोधित कर दिया था। और जब वे यहाँ फंस गए थे तो उसने नताशा को पीटने यातना देने का फैसला किया था। अचानक उनकी दुनिया हिलने लगी और नताशा हल्की सी चमकने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर रहा है, कार्मिला ने पूछा। चूंकि नताशा उस समय बेहोश थी, इसलिए उसका बाहर का दृश्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। अचानक कार्मिला और नताशा के शरीर भी हल्के से चमकने लगे। इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, उन्होंने पलकें झपकाईं और उस अनंत सफेद जगह के बाहर जाग गईं। अध्याय 860। दादी, माँ और पोती, एक कमरे में 3 पीढ़ियां। नताशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे की पत्थर की छत को देखा जिसमें वह थी। उसने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे तेज सिरदर्द होने लगा। उफ, क्या किसी को उस बस की नंबर प्लेट मिल गई? नताशा दर्द से कराहते हुए उठ बैठी। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूं कि मैं उस गृहिणी के बेटे को मार डालूंगी। आराम से, नताशा। विक्टर अचानक प्रकट हुआ और नताशा के कंधे को पकड़कर उसे सहारा दिया। एह, वह आवाज। नताशा ने विक्टर को देखा जो उसे पकड़ रहा था। प्रियतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाल ही में घटी घटनाओं की यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। क्या तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? विक्टर ने धीरे से पूछा। ओह, मुझे याद है। मैंने उस राक्षस को मारना समाप्त किया था, तभी अचानक मेरे शरीर में दर्द होने लगा और मैं बेहोश हो गई, नताशा ने कहा। दिलचस्प, तुमने उसके साथ क्या किया? मेरा मतलब है, हमारे साथ। नताशा ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं सुना था। जैसे ही उसने मुड़कर अपनी मां को वहां खड़ा देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम। विक्टर नताशा से थोड़ा दूर चला गया और बिस्तर के पास एक कुर्सी पकड़कर बैठ गया। मैंने तुम्हें आत्मा जैसी विशेषताओं वाले पिशाचों में बदल दिया। इस तरह नताशा के शरीर ने अपने आप ही वह सब कुछ बाहर निकाल दिया जो उसकी अपनी आत्मा नहीं थी। आखिरकार एक आत्मा की विशेषताओं में से एक दूसरी आत्मा के साथ सहवास नहीं करना है। विक्टर ने एक अनुभवी डॉक्टर की तरह नताशा का मूल्यांकन करते हुए बताया। किसी भी चिकित्सा तकनीक का अभ्यास न करने के बावजूद, अपने भीतर हजारों यादों के साथ, वह अपनी इच्छानुसार कोई भी पेशा अपनाने के लिए उन यादों और उन यादों के ज्ञान तक पहुंच सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जो कुछ भी हुआ उसके लेखक होने के नाते, वह नताशा की परिस्थितियों को सबसे अधिक समझते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुमने भी वही किया जो एड्रेस्टेला कबीले के साथ किया था? उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, आपके अंदर यह क्षमता थी, और मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह क्षमता अगली पीढ़ी में जागृत होगी, इसलिए मैंने बस इस प्रक्रिया को बलपूर्वक लागू किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अविश्वसनीय, क्या प्रोजेनिटर वैम्पायर की शक्ति का इस तरह उपयोग किया जा सकता है? हाँ, हम एक आत्मा को नष्ट और संपादित कर सकते हैं, हालांकि हम एक आत्मा नहीं बना सकते। केवल आदिमानव या सृष्टि के देवता ही ऐसा कर सकते हैं, विक्टर ने उत्तर दिया जब उसने नताशा का मूल्यांकन करना समाप्त किया और फिर वृद्ध महिला की ओर देखा। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने मोर्गाना के साथ भी ऐसा ही किया था? उन्होंने बताया, मैंने इसे अपनी बेटी की नज़र से देखा, लेकिन परिवर्तन देखना और उस परिवर्तन का लक्ष्य बनना एक पूरी तरह से अलग कहानी है। इसका जिक्र ही नहीं। लंबे सुनहरे बालों वाली महिला ने उसके हाथ की ओर देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। V is it N0 VL slash B opening parenthesis I closing parenthesis opening parenthesis N closing parenthesis डॉट को सबसे अच्छे उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए। उसके हाथ में अत्यंत सघन सुनहरी बिजली चमकने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गई हूँ। महिला के हाथ में उन बिजली के बोल्टों को देखकर नताशा का दिमाग फिर से चालू हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह हकलाते हुए बोली।
क्या तुम मर नहीं गए थे? मैंने तुम्हें नहीं मारा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? सांस लो, नताशा। शांत होने की कोशिश करो, विक्टर ने धीरे से कहा। लेकिन डार्लिंग, यह मेरी माँ है। मुझे पता है, लेकिन तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारा शरीर अभी बिल्कुल सामान्य नहीं है, विक्टर ने नताशा की भावनाओं को शांत करने के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करते हुए समझाया। अगर ये आशीर्वाद न होते, खास तौर पर हेस्टिया के आशीर्वाद और एफ्रोडाइट के प्यार के कारण, तो नताशा इस समय भावनात्मक रूप से टूट चुकी होती। आखिरकार, आखिरी बार जब उसकी पत्नी ने अपनी मां को देखा था, तब एक बहुत दुखद घटना घटी थी। एक ऐसी घटना जिसके लिए वह आज भी स्वयं को दोषी मानती है। ठीक है। कार्मेला को अपनी बेटी को यह विषय समझाना बहुत मुश्किल लगा। वह कैसे समझा सकती थी कि जब वह मरी, तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसकी बेटी की आत्मा से चिपक गया। सच कहूं तो, उस समय उसे पता भी नहीं था कि ऐसा संभव है। उसे बस इतना याद था कि वह मर रही थी, और एक सफेद जगह पर जाग रही थी जहां वह अपनी आंखों से अपनी बेटी की पूरी जिंदगी देख सकती थी। कार्मेला का सिद्धांत ये था कि जब उसकी हत्या हुई, तो नताशा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा उसकी बेटी के शरीर में प्रवेश कर गई। जब कार्मेला ये बताने ही वाली थी कि क्या हुआ था, तो उसकी दूसरी बेटी उसके पीछे आ गई। नताशा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उसके जैसे ही चेहरे वाली एक महिला शर्मीली बच्ची की तरह कार्मेला के पीछे आकर खड़ी हो गई। अरे, हम, बहन, नताशा डरपोक स्वर में बोली। अपनी दुष्ट जुड़वां बहन को वास्तविकता में देखकर नताशा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। वह बेहोश हो गई। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपनी मां को देखना आश्चर्यजनक रूप से उसके लिए बहुत भारी था, लेकिन अपनी मां और उसकी तथाकथित दुष्ट जुड़वां को देखना, जो जाहिर तौर पर उसकी कल्पना की उपज थी, एक विभाजित व्यक्तित्व, वास्तविकता में बहुत ज्यादा था। नताशा की भी अपनी सीमाएं थीं। विक्टर ने जल्दी से नताशा को राजकुमारी की तरह उठाया और नताशा की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ। वह क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराए। मैं भ्रम से बचने के लिए तुम्हारा नाम बदलकर नेटी रख दूंगा। अभी के लिए, तुम दोनों नाइटमेयर टॉवर में तब तक रहोगे जब तक हम साशा और विक्टोरिया के साथ समस्या का समाधान नहीं कर लेते। नेटी, जिससे पहले नताशा कहा जाता था, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने बुद्धिमानी से चुप रहना उचित समझा। विक्टर, विक्टर, क्या मैं, तुम्हें पता है? कार्मेला ने मुक्केबाजी का इशारा किया, जिससे स्पष्ट संकेत मिला कि वह लड़ना चाहती थी। विक्टर को आह भरने का मन हुआ, उसने उसकी कही कोई बात नहीं सुनी, है ना? वृद्ध महिला के चेहरे पर उत्सुकता के भाव देखकर विक्टर ने सोचा कि उसके लिए इस तरह से अपनी भड़ास निकालना बेहतर होगा। अगर वह उब गई, तो वह कुछ अलग करने की कोशिश कर सकती है और संभवतः नियंत्रण से बाहर हो सकती है। पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद विक्टर ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ो। वाह, धन्यवाद, आप सबसे अच्छे हैं। कार्मेला ने उसे कसकर गले लगाया और फिर एक उत्साहित बच्चे की तरह टॉवर के दरवाजे की ओर दौड़ी। ये देखकर नताशा, जो अब नेटी बन चुकी थी, को भी लड़ने की इच्छा हुई। वह पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी और अपने और अपनी जुड़वां बहन के बीच का अंतर जानना चाहती थी। अनु, क्या मैं भी? तुम यहीं रहो। विक्टर इस महिला को कोई स्वतंत्रता नहीं देने वाला था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसने कुछ उदास होकर उत्तर दिया। विक्टर नेटी को स्वतंत्र रूप से घूमने देने का जोखिम नहीं उठा सकता था, जब तक कि वह नताशा और नेटी की आत्माओं के बीच के मजबूत संबंध को नहीं समझ गया। ये धागा अतीत में देखे गए किसी भी धागे से अधिक मोटा था। ये स्पष्ट था कि उसकी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। विक्टर ने अपनी बाहों में लेटी महिला को देखा और राहत की सांस ली। कम से कम उसका कोर अब क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, और उसका शरीर ठीक था। विक्टर ने नताशा को बिस्तर पर लिटाया और रॉक्सेन को आवाज देते हुए कहा, हर चीज पर नजर रखना, उसे इस कमरे से बाहर मत जाने देना। हाँ, डार्लिंग। रॉक्सेन विक्टर के पास गई और उसे सीने से लगा लिया। और थोड़ी देर सांस लो, थोड़ा पानी पियो। तुम्हें शांत होने की जरूरत है। संकट बीत चुका है, ठीक है। विक्टर को लगा कि रॉक्सेन के आलिंगन से उसके शरीर का सारा तनाव गायब हो गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, तुम सही हो। धन्यवाद, रॉक्सेन। मम, आपका स्वागत है। वह संतुष्ट होकर मुस्कुराए।
नेटी ने ये सब थोड़ी ईर्ष्या और जलन भरी आंखों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने आप से सोचना कि मेरी जुड़वां बहन हमारी इच्छा पूरी करने में सफल होगी। नेटी ने अतीत और अपनी मां की उस छवि के बारे में सोचा जिसे वह कभी प्यार करती थी, और उसका दिल दुख गया। यही वह क्षण था जब नताशा के भीतर वर्तमान नेटी का जन्म हुआ, जिस दिन उसकी मानसिकता टूटी और नेटी के व्यक्तित्व ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। नेटी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और इस बारे में ज्यादा न सोचने की कोशिश की। आखिरकार उसकी मां फिर से जिंदा हो गई थी, और उसने अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर ली थी। खैर, उसने ऐसा नहीं किया, उसकी जुड़वां बहन ने किया था। उफ, यह तो उलझन भरा है। और जब मैं अपनी बेटी को देखूंगी तो यह और भी उलझन भरा हो जाएगा। क्या वह मेरी बेटी है या नताशा की बेटी? उफ, नेटी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। कुछ ही क्षण बाद विक्टर साशा और विक्टोरिया के साथ वापस आ गया। साशा ने अपनी सोती हुई मां को देखा, फिर उदास चेहरे वाली बैठी अपनी दूसरी मां को देखा। उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ रहे थे, और बिजली की गति से संचालित उसके दिमाग में, जब उसे विक्टर का मतलब समझ में आया तो उसे तेज सिरदर्द हुआ ये कि विक्टर अचानक 30 दिनों के बाद उसके दृष्टिकोण से उसके कमरे में आया और कहा कि उसे उसकी जरूरत है, और अगर वह बिना कोई सवाल पूछे उसके पीछे चली जाए तो वह समस्या को समझ जाएगी। इसलिए साशा उसके साथ चली गई। अगले ही पल विक्टर साशा के साथ वहां आया जहां विक्टोरिया थी, और उसने महिला को भी ले लिया। इस बार बिना कुछ बताए उसने बस उसे ले लिया। विक्टर अगले ही क्षण विक्टर साशा के साथ वहां आ गया जहां विक्टोरिया थी, और उसने उस महिला को भी ले लिया। इस बार उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, वह बस उसे ले गया। उद्धरण चिन्ह। खैर, मुझे कहना चाहिए, नमस्ते मेरी बेटी, नमस्ते मेरी बहन। नेटी ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। साशा का भावशून्य चेहरा देखकर नेटी को असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने की कसम खाई। आखिरकार वह अच्छी तरह जानती थी कि यह उसकी अपनी गलती थी, और वह बस वही काट रही थी जो उसने बोया था। उद्धरण चिन्ह। बस यहाँ क्या हो रहा है? विक्टोरिया ने भावशून्य भाव से पूछा। दो नताशा को देखना विक्टोरिया के लिए भी बहुत ज्यादा था। उद्धरण चिन्ह। ये सहस्राब्दियों का सवाल है ना? साशा ने आह भरी। वह जो हुआ उसके बारे में सिद्धांत बना सकती थी, लेकिन उचित स्पष्टीकरण के बिना वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। लेकिन साशा को विक्टर के साथ रहने का अनुभव था, और वह जानती थी कि विक्टर किसी तरह फिर से आ गया है। उसे नहीं पता कि कैसे, लेकिन विक्टर ने खुद को मुसीबत में डाल लिया था, और यह हुआ। साशा ने अपना ध्यान अपनी दोनों माताओं से हटाकर विक्टर की ओर ऐसे देखा कि उसके सारे विचार स्पष्ट हो गए। एक अच्छे पति के रूप में विक्टर को पता था कि उसकी पत्नी कब ऐसी नजर से देख रही है। मेरा विश्वास करो, इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बस स्थिति को और खराब होने से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। साशा ने कुछ सेकंड के लिए चुपचाप विक्टर को देखा, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, जो विक्टर के लिए एक असंभव कार्य होगा। उसे सबसे बुरा राक्षस कहें, लेकिन एक बात सच थी, उसके लिए अपनी पत्नियों से झूठ बोलना बहुत दुर्लभ था। आश्चर्य यही खत्म नहीं होता, एक पल रुको। विक्टर गायब हो गया। विक्टर की बात सुनकर साशा और विक्टोरिया को समझ नहीं आया कि उन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया दें। क्या चीजें और भी जटिल हो सकती थी? वे विक्टर पर शक नहीं करना चाहते थे, आखिरकार वह विक्टर था। लेकिन यह मानना मुश्किल था कि स्थिति और भी जटिल हो सकती है। यह मासूम विचार तुरंत ही चकनाचूर हो गया जब विक्टर एक महिला को लेकर आया जिसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसका शरीर आलू की बोरी की तरह सुनहरी बिजली से ढका हुआ था। क्या तुमने मेरा अपहरण कर लिया? मैं मौज मस्ती कर रही थी, महिला ने मुंह बनाते हुए दहाड़ते हुए कहा। हालांकि वह मासूमियत का दिखावा कर रही थी, लेकिन सच तो यह था कि वह बहुत हैरान थी। उसने खुद को इस जगह पर पहुंचा हुआ महसूस भी नहीं किया और विक्टर की हरकतों को भी नहीं समझ पाए। अपने समय में द फुलगर में सबसे महान माने जाने वाले व्यक्ति के लिए यह उसके गौरव को ठेस पहुंचाने वाला था। लेकिन ऐसा महसूस करने के बावजूद उसे विक्टर की उपलब्धियों पर गर्व भी महसूस हुआ। आखिरकार अकेले लाइटनिंग का उपयोग करके उसने लगभग पूरे फुलगर वंश को पीछे छोड़ दिया था और यहां तक कि उसके वंश को समृद्ध बनाने में भी मदद कर रहा था।
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने द फुलगर कबीले को आज की स्थिति में लाने में मदद की थी, उसे अपने दामाद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। आप इस बारे में बाद में बहस कर सकते हैं, अपनी उलझन सुलझा लें। एक माँ, कुलमाता और पूर्व कुल नेता के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है। उफ, जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। विक्टर ने कार्मिला को जमीन पर लिटा दिया और वह शान से उसकी बाहों से बाहर निकल आई। जब वह खड़ी हुई तो उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपनी पोती और बेटी की तरफ देखा, जिनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी भूत देखा है। विक्टोरिया ने अपनी माँ की ओर कांपती हुई उंगली से कहा। वह शब्द बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे यह एक कठिन काम लग रहा था। उस महिला को देखते हुए जो अपनी संपत्तियों में उससे बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन चेहरे की विशेषताओं और परिपक्व व्यवहार में काफी अलग थी, साशा की प्रतिक्रिया थी, मेरी दादी। उसने भ्रम में अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने फुलगर मैंशन में इस महिला का चित्र देखा था। ये सही है, मेरी पोती। कार्मिला ने विनम्रता से सिर हिलाया और एक सच्चे कुलीन की तरह अपना परिचय दिया। मेरा नाम कार्मिला फुलगर है, मैं फुलगर कबीले की पूर्व नेता हूं और विक्टोरिया और अन्नास्थाशिया फुलगर की मां हूं। मुझे आपकी दादी के नाम से भी जाना जाता है। उनके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई, और इस रहस्योद्घाटन के बाद साशा ने बस विक्टर को यंत्रवत ऐसे भाव से देखा जैसे कह रही हो, क्या बकवास चल रहा है। विक्टर बस तटस्थ भाव से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, यह एक लंबी कहानी है। इस बीच रॉक्सेन ने कुछ पॉपकॉर्न लिए और कमरे के कोने में बैठकर सब कुछ ऐसे देखने लगी जैसे वह कोई नाटक देख रही हो। फुफु फुफु, मेरे पति के आसपास कभी बोरियत नहीं होती।